Can you hear me? Okay. So, okay, all right. So, so how are you guys? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को फर्स्ट, अभी स्टार्ट करते हैं. You can unmute yourself. Let me allow it. So yes, you can unmute yourself. You can unmute it. जी कैसे हैं आप सब? Hopefully doing well. फाइन सर। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। आप बताएं, आपकी अच्छी जा रही है वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह? हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी जा रही है. वी आर एंजॉयिंग अ लॉट. बहुत कुछ एंजॉय कर रहे हैं. गुड सर। सो आप सब जो हैं वो काफ़ी जो हैं वो फ्री रहे हैं पिछले वीक, क्योंकि हम सही तरह नहीं लेक्चर दे सके थे. ले सका था मैं. आज भी स्टूडेंट्स पूरे नहीं हैं, क्योंकि अचानक से मैंने जो है वो अनाउंस किया है कि जी हम अभी क्लास लेने लगे हैं. तो रीज़न ये थी कि नाउ वी आर गोइंग टू डीजी खान. अभी तो एक वीक की असाइनमेंट है. नॉट श्योर कि अगर ये एक्सटेंड होती है नहीं. सो दैट इज़ वाई आई जस्ट ट्राइड कि जी क्लास आपकी एटलीस्ट जारी रहे और चीज़ें मिस ना हो, बिकॉज यू गाइज हैव लिमिटेड टाइम एज वेल. तो इस सिलसिले में ये टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया गया. आज वाला टॉपिक इजी टॉपिक है, फेडरलिज्म इन पाकिस्तान, जिसमें 3 टॉपिक डिस्कस होंगे फर्दर कि हिस्ट्री क्या है हमारी फेडरलिज्म की टाइप्स क्या होती हैं. सबसे पहले वो देखेंगे. जो बर्निंग इश्यूज हैं वो हैं 18th अमेंडमेंट, और दूसरा है प्रोविंशियल जो सेपरेशन, मतलब प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स हैं जिसमें क्वेश्चन ऑफ न्यू प्रोविंसेस है, उसको डिस्कस करेंगे. उसमें कुछ केस स्टडीज हैं वो डिस्कस करेंगे. और फिर इसमें 2-3 और टॉपिक्स भी आ जाते हैं, जिसमें आता है आपका जुडिशियल एक्टिविज्म, और इसके बाद एक और टॉपिक भी आता है जिसमें आता है सेंटर प्रोविंस डिस्प्यूट्स. तो 4-5 टॉपिक आ जाते हैं जो फेडरलिज्म इन पाकिस्तान, ये स्पेसिफिकली आपके पाकिस्तान अफेयर के भी टॉपिक हैं, लेकिन करंट में भी पूछे जा सकते हैं. पाकिस्तान अफेयर में तो लाजमी इनका जो है वो लिंक बनता है. तो ये आज हम करेंगे. इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, जिसमें मैंने अपने लास्ट सेशन में काफ़ी ब्रीफ उस पर एक्सप्लेन किया था. वो टॉपिक था 2022 में नहीं आया, लेकिन क्या पता वो 2023 में दे दें, और हमने इसको इंक्लूड किया है अपने सिलेबस में, लेकिन उसमें कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है. तो सारा कुछ उसमें ओल्ड है, पुराना सिस्टम, कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट नहीं हुई. सो उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर दूंगा आज इस क्लास के बाद, लेकिन उसकी असाइनमेंट होगी वो आप करेंगे, उसमें हम डिस्कशन करेंगे. और जो रशिया यूक्रेन वाला क्राइसिस था वो हम नेक्स्ट वीक पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि अभी उस पर मैंने थोड़ा सा डाटा कंपाइल कर रहा हूँ और उस पर रिसर्च वगैरह कर रहा था. तो अभी उसमें ना थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव उसमें चीज़ें और चाहिए मुझे. तो वो फिर एक दफ़ा प्रिपेयर करके आप सबके साथ उसमें डिस्कशन करेंगे तो मज़ा भी आएगा. और इससे पहले मैं आप सबको आई जस्ट वांट कि आप जो पहले वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर की हुई है, आप उसको एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू कर लें. मैं दोबारा ग्रुप में शेयर कर दूंगा आज, ठीक है? इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन थे? अब मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा कि लास्ट टाइम जो एनर्जी क्राइसिस वाला टॉपिक हुआ था, सर ने जो सर्वकार ने करवाया था, तो उसमें किसको समझ जो है वो आ गई थी और किसको समझ नहीं आई थी? अगर उसमें कोई इश्यूज हैं तो पूछ लें. जी, एनीवन? नो इश्यूज? एवरीथिंग इज सर परफेक्ट? जी बताएं. सर एक्चुअली कनेक्शन का भी इशू था उससे रिलेटेड, ठीक तो है. ओके. उसके हवाले से अगर इफ हम्म. रिपीट हो सकता हो कभी, अगर शेड्यूल ठीक में है. आप तो ओके, उसका। हम उसको कर लेंगे दोबारा. मैं आप सबको एक्सप्लेन कर दूंगा एट द एंड, उसमें टाइम निकाल के थैंक यू सर। एडिशनल मेकअप लेक्चर हम कर लेंगे उसको, तो वो हो जाएगा कवर. इसके अलावा और कुछ? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम. सर जी, प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हो, क्वेरीज आ रहे हो, तो वो आपसे कैसे डिस्कस करनी है? वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड क्वेरीज एनर्जी क्राइसिस से रिलेटेड या उससे पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड? पीछे ओवरऑल टॉपिक से सर, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी वाले इन चीज़ों से क्या जो थोड़ा। नाम क्या है पहले आपका? मुझे ये तो पता लगे. आपका नाम है अब्दुल राफे शेख. अब्दुल राफे, जी सर। मेरा आई थिंक व्हाट्सएप सबके पास अवेलेबल होता है, तो मैंने जी बारहा उसमें ग्रुप में कहा है कि कोई इशू हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो आप पूछ लिया करें. स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैं फ्री ओके। होके उसमें फिर मतलब अगर मैं मैसेज देख लूँ तो फिर मैं उसको अनरेड कर देता हूँ, ताकि जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं आपके आंसर्स दे देता हूँ. तो उसमें ओके आपकी सर। क्वेरीज डिस्कस हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है क्वेरीज का. इसके अलावा? शामिल सर। वालेकुम अस्सलाम. सर एनर्जी क्राइसिस वाला अगर थोड़ा सा आप उसको
मोटा मोटा रिव्यू करते दोबारा से, वो ज्यादा अच्छा समझ नहीं आया। ठीक है, वो कर लेंगे। मैंने आपको कह दिया कि हम उसको दोबारा एक दफ़ा रिव्यू कर लेंगे कि वो होता क्या है। दोबारा ज़ीरो से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा चीज़ों को। इसके अलावा, उस टॉपिक के अलावा कोई और इश्यूज आई थिंक नहीं है, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। ये फेडरेशन इन पाकिस्तान रिकॉर्डिंग जारी है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे मिसिंग है, मे बी टाइम कॉन्फ्लिक्ट ओवरलैपिंग हो रहा है। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो आपने ये करना है कि इसमें जो आपको फिर इश्यूज होंगे, पहले आपने पूरी रिकॉर्डिंग वीडियो सुननी है। कई क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली बाद में डिस्कस हो जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स में भी। तो इसको पूरा जब आप देख लेंगे, सुन लेंगे, तो फिर अगर उसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इजीली डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया? तो अभी स्टार्ट करते हैं जी। बड़ा इजी टॉपिक है ये, फेडरेशन इन पाकिस्तान। इसमें जो बर्निंग इश्यूज हैं, अगर हम देखें 18th अमेंडमेंट में। फिदा, क्या आपका क्वेश्चन है? फिदा उर रहमान। सर काइंडली अगर ये स्लाइड्स अभी शेयर कर देते तो हम साथ इसको गो थ्रू कर लेते। अभी सर शेयर स्लाइड कर दूं यार? इसमें ना मैं लिख भी रहा होता हूँ, चले मैं आपको शेयर कर देता हूँ, लेकिन मैं इसमें काफ़ी चीज़ें लिख भी रहा होता हूँ साथ साथ। तो वो वन नोट वाला लिंक शेयर किया हुआ है आपसे, आपके साथ। वन नोट वाला लिंक अवेलेबल नहीं है सबके पास? नो सर। वन सर नोट वो वाला सही लिंक से शायद खुलता से नहीं। खुलता ही नहीं है। ये क्या बात हुई? आप जी लैपटॉप पे ओपन करें ना उसे। जी सर, उसमें कुछ पेजेस लोड नहीं होते। कुछ सर पेजेस आपकी लोड ही नहीं स्क्रीन होते। नजर आ रही है। स्क्रीन नज़र आ रही है? अच्छा, कुछ पेजेस उसमें लोड नहीं होते यार। ये तो डेस्कटॉप पे मेरे से तो ओपन हो जाता है सारा कुछ, उसमें सारा कुछ लोड होता है। तो बड़ा इजी वे है उसमें सर कम्युनिकेशन लोड का। तो होता है, लेकिन उसके लिए जो ना इंटरनेट की कनेक्टिविटी कुछ ज्यादा ही अच्छी चाहिए। ज़्यादा वो इतनी उसमें चाहिए? एक एक पेज को लोड करने के लिए काफी टाइम लगता है सर। जी जी, वो तो लगता है। अब उसमें तो फिर हम यस कुछ सर। नहीं किया जा सकते ना, क्योंकि इतना ज़्यादा डाटा होता है, डाउनलोड करके भेजना वो सही नहीं होता है। इसमें सारा कुछ आपको ना अवेलेबल होता है इजीली। तो मैंने ग्रुप में वैसे शेयर कर दिया ये स्लाइड, आप लोग उसमें देख लें। फर्दर मोर लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। सो फेडरेशन इन पाकिस्तान में जो है वो क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं, वो हैं कि 18th अमेंडमेंट क्या होती है, हिस्ट्री ऑफ 18th अमेंडमेंट हमने देखनी है। ठीक है? इसके अलावा आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्या था 18th अमेंडमेंट, क्योंकि ये 18th अमेंडमेंट ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको 18th अमेंडमेंट, अगर मैं आपसे अभी पूछूं किसी से, जस्ट हैव एन इनफॉर्मल डिस्कशन कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस इनफॉर्मल like 18th amendment, what is this 18th amendment? सर मैं सर हेलो? बताऊं? पावर डिवोल्यूशन बेसिकली सेंटर की प्रोविंशनल यस लेवल पे। सर, यस सर। और सर इसमें 58(2)B को भी अबॉलिश कर दिया गया था कि जिसके अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट के पास एक डिस्क्रेशनरी पावर थी टू डिसॉल्व द असेंबलीज एट एनी टाइम। Plus, it is also known as a mini constitution because more than 100 of the articles of the constitution, I guess 102 to be very precise, were amended. यस सर, एंड इट वाज हेल्ड ऑन ज़रदारी's टाइम 2010 में। और उसके बाद से मतलब सेंटर से प्रोविंसेस को जो उनका बजट है वो एलोकेट कर दिया जाता है, वो आगे एनएफसी अवार्ड के थ्रू अपने लोकल गवर्नमेंट को भिजवाते हैं। वेट 2 मिनट्स। नेशनल फाइनेंस सेक्शन। सर ने कहा है 2 मिनट वेट करें। ओके, एक्चुअली कॉल आ गई थी मुझे, सॉरी मैं आपकी सुन नहीं सका बात। तो क्या कह रहे थे, दोबारा रिपीट कर दें सर जिसने कमेंट किए बेसिकली थे। पावर डिवोल्यूशन ऑफ टू द प्रोविंशनल गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल जी जी, गवर्नमेंट टू बिल्कुल, डेफिनेटली। सो यू आर राइट, दिस इज एक्चुअली द पावर डिवोल्यूशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. So before that, in order to understand what is 18th amendment and why this is so important, we also need to know that इससे पहले भी कुछ इस तरह की डिवोल्यूशन हुई हैं। 17th amendment थी, फिर 8th amendment थी, 13th amendment थी। तो वो चीज़ें क्या थी? ठीक है, ये हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। इसमें जो इसके इश्यूज आते हैं वो तो आपके 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखें, या 1950s में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में देखें, तो सारा इशू ही झगड़ा इस पे आ रहा होता है, पावर डिवोल्यूशन का, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है? ईस्ट वेस्ट का मसला आ रहा होता है 1971 से पहले। उसमें आप देखते हैं कि शेख मुजीब और उसके जो पॉइंट्स है, और उसके बाद जो बाकी जिस तरह चीज़ें अनफोल्ड हुई होती हैं, तो मेन चीज़ें आपका फेडरेशन का आ रहा होता है कि आपको यही नहीं है, मतलब ओवरऑल हमें यही नहीं पता लगा कि हम चाहते क्या हैं, किस किस्म की फेडरेशन चाहते हैं। ठीक है? तो ये इशू आ रहे थे शुरू में। उसके बाद अगर हम देखें कि ये सारा कुछ है रोड टू 18th अमेंडमेंट,
अब ये इससे पहले अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि फेडरलिज्म क्या होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, लेकिन अगर हम इसको इजी अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो फेडरलिज्म का मतलब है कि ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे वे कंपोनेंट यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट इन पावर शेयरिंग पावर्स एंड फंक्शन इन कोऑपरेटिव मैनर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी फेडरेशन वो होती है, मतलब सबको मिक्स करके आपके पास डिफरेंट यूनिट्स हैं। ठीक है, ये सारे यूनिट्स हैं डिफरेंट, ये सारे मर्ज होते हैं और अपनी पावर शेयर करते हैं, एक न्यू एंटिटी बना देते हैं। ठीक है, जो कुछ पावर्स होती हैं इस न्यू एंटिटी की, जो कि ओवरऑल सब पे आ जाती है, सोवरन होती है। ठीक है, और वो पावर इंजॉय कर रही होती है। अब बहुत किस्म की पावर्स हो सकती हैं, आप इसमें देखें करेंसी है, आर्मी है, इकोनॉमी से रिलेटेड मेन डिसीजन मेकिंग है। आपके पास जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो आपके पास कंकरेंट लिस्ट, आपके जहन में कॉन्सेप्ट होगा कंकरेंट लिस्ट, और उसके बाद जो डिवॉल्व्ड जो उसमें लिस्ट हैं, 3 किस्म की पहले लिस्टें होती थी, तो उसमें सारी जो भी पावर्स होती थी या कभी फेडरल की होती थी या प्रोविंस की होती थी। तो फेडरलिज्म एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स, वो मिल के एक न्यू एंटिटी बना देते हैं जिसको कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल स्टेट। और उसमें कुछ पावर्स सेंटर के पास होते हैं और कुछ आपके पास डिवॉल्व हो जाते हैं स्टेट्स के पास, कंपोनेंट्स के पास। अब इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म है। एक को आप देखेंगे टाइट लूज फेडरेशन होती है, और एक होती है टाइट फेडरेशन। ये पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है। जो लूज फेडरेशन है ना, उसको फिर कह देते हैं कॉन्फेडरेशन, जिसकी एग्जांपल अगर आपने देखी थी तो वो जब यूनाइटेड स्टेट्स इमर्ज हुआ था, न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट, तो जो शुरू में 11-12 साल वो चली है उसकी 10 स्टेट्स थी, वो लूज कॉन्फेडरेशन थी, जिसमें वो आर्मी भी नहीं रख सकते थे अपनी, सेंट्रल आर्मी, वहां पे सबकी सेपरेट आर्मी थी, सेंट्रल करेंसी नहीं थी, सेंट्रल नेशनल बैंक नहीं था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ ये होती हैं, स्टेट्स क्या करती हैं, स्टेट्स एक एग्रीमेंट कर लेती हैं कि यस वी विल लिव टुगेदर बट वी विल बी सोवरेन इन आवर ओन डिसीजन मेकिंग। लेकिन जो टाइट फेडरेशन होती है उसमें ये होती है कि वो एग्रीमेंट करते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने उसका वर्ड सुना हो, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये एनोटेशन यूज ना करें काइंडली। तो जब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वो फिर अपनी पावर, अपनी सोवरेनिटी गिव अप कर देते हैं सेंटर को, कहते हैं कि भाई सेंटर ये आपके पावर है, और उसके बाद वो सेंटर से वो पावर ले नहीं सकते। इसको कहते हैं टाइट फेडरेशन, टाइट फेडरेशन। ठीक है, तो 2 कॉन्सेप्ट होते हैं फेडरेशन के। अब पाकिस्तान में कौन सी फॉलो हो रही है, पाकिस्तान में फॉलो हो रही है टाइट फेडरेशन, लूज फेडरेशन। अब हम अगर कोई कहे, कोई एग्जांपल देना चाहे, तो कहीं दुनिया में लूज फेडरेशन की एग्जांपल है आपके पास, किसी के पास? यूरोपियन यूनियन सर। यूरोपियन यूनियन, यस इट इज अ लूज फेडरेशन। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन आप आजकल तो एग्जांपल वही है, इससे पहले जब यूएसएसआर थी तो वो भी लूज फेडरेशन थी। आपने देखा 1991 में वो चले गए क्योंकि उन्होंने अपनी स्टेट ने रेजोल्यूशंस पास की और वो सेपरेट होते गए। ठीक है, तो वो एग्जांपल हम 2 दे सकते हैं। अब जब हमारे फेडरेशन में हमारे पास प्रॉब्लम्स कौन से आ रही हैं मेन, अच्छा जब काइंडली म्यूट कर लें अपने सारे माइक्स, या मैं फिर आपको म्यूट कर दूंगा। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन अभी लेता हूँ, जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन कर लें। अच्छा, उसमें जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया तो इसमें पाकिस्तान के पास कौन कौन से जो मसाइल थे फेडरेशन को पेश करने पड़े। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं 1947 से पहले, तो आपको पता है कि 1940 में कॉन्सेप्ट आया था पाकिस्तान का। ठीक है, इससे पहले तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और 1947 में आपका पाकिस्तान मुल्क ले लेते हैं। अब दुनिया में ऐसी कोई हिस्ट्री में ऐसी चीज नहीं है कि इतनी जल्दी 7 साल में विदाउट एनी वॉर, विदाउट एनीथिंग, पॉलिटिकली आप एक गवर्नमेंट जो है वो बना लें। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट मुल्क ले लें। तो पाकिस्तान वाज वन ऑफ द एग्जांपल। अब उसके पीछे रीजंस क्या थी, उसके पीछे मैनी रीजंस थी, जिसपे 2 कौमी नजरिया आपने पढ़ा हुआ है। 2 नेशन स्टेट थी, 1937 की मिनिस्ट्रीज थी, जिसमें हमने देखा कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ, जो इंडियंस के साथ नहीं रह सकते, दे विल डोमिनेट एवरी स्फीयर ऑफ योर लाइफ। ठीक है, देन योर जो स्टेटस को था, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स थे मेन, they decided, and then the political decision makers like the Muslim League and many other parties, they decided that they need to have a separate homeland जहाँ पे वो independently अपने चीजों को मैनेज कर सकें। ठीक है, एंड देन दे स्टार्टेड द स्ट्रगल, एंड देन आपको देखते हैं 1942 में वहां पे प्लान आता है, 46 में आता है, फिर उसके बाद जो है वो आपका 1947 में आपको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, और वो आपको ब्रिटिश ने दी थी।
जब आपको इंडिपेंडेंस मिलती है तो उसमें अगर आप देखें कि कैसे मिलती है, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है। मुस्लिम लीग कहाँ पे थी, यहाँ आपके ईस्ट पंजाब में थी। केपीके में भी ये नहीं थी, वो लाल जो थी वो क्या नाम है, खान अब्दुल जब्बार खान, उसकी गवर्नमेंट थी, ठीक है। सिंध में आपके पास मुस्लिम लीग थी आई थिंक, यस। और बलोचिस्तान में तो वहां पे वो तो 1970 में प्रोविंस बना है, तो वहां पे ट्राइबल सिस्टम था। तो आप देखते हैं कि ये सारे प्रोविंस तो अलहदा थे, ठीक है। इनमें इन्होंने शेयर्ड सोवरेनिटी नहीं की, फोर्स्ड सोवरेनिटी थी। इसको हम कॉन्सेप्ट देते हैं फोर्स्ड सोवरेनिटी, फोर्स्ड फेडरलिज्म, ठीक है। आपके फेडरलिज्म को एक्सटर्नली इम्पोज किया गया, इंटरनली वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं की गई थी। उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, या वो इंडिया के साथ रहें या पाकिस्तान के पास पाकिस्तान से न्यूली मर्ज स्टेट के साथ मर्ज हो जाएं। दे डोंट हैव द थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो वी कैन नॉट से दैट दे चूज टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली। सो अगर आप हिस्ट्री पढ़ें पाकिस्तान हार्ड कंट्री है तो 11 की, तो उसमें सारा कुछ आपको इजीली मिल जाएगा, या उसकी आप समरी भी पढ़ सकते हैं। सो उसकी डिटेल में जाए बगैर थोड़ा सा हम सरसरी नजर मारें पाकिस्तान के फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट में, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे तो एक वॉलेंटरली कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है। सारा कुछ जो है वो फोर्स्ड हो रहा था, यहाँ स्टेटस को की वजह से हो रहा था। जो लोग थे डिसीजन जो इनर लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे थे, उनको हमने टू नेशन जो है वो थ्योरी यूज की, या हमने कहा या इनके साथ है या पाकिस्तान के साथ है। तो जब पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट आया तो उसमें आइडियोलॉजी जो यूनिफाइंग फैक्टर था, वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो कि टू नेशन स्टेट पे बेस करती है, उस पे मुनहसर था। इसके अलावा आपका कोई ऐसा फैक्टर नहीं था जो कि इस स्टेट को यूनिफाई कर सकता हो, ठीक है। ना आपकी एथनिसिटी सेम थी, ना आपके वसाइल या मसाइल सेम थे, ठीक है। केपीके वालों को वो मसाइल नहीं थे, मसाइल जो पंजाब वालों के थे, या उनके कोई स्टेटस को के इंटरेस्ट मिल रहे थे। उनका एक ट्राइबल सिस्टम था एक जगह, ठीक है, एक जगह जगीरदाराना निज़ाम था, एक जगह जो है वो आपके जिरगे होते थे। तो मुख्तलिफ जगह हर एक का अपना अपना कल्चर था, अपनी अपनी एथनिसिटी थी, अपनी अपनी लैंग्वेज थी। तो ये सारा कुछ इतना डिफरेंट, इतना डाइवर्स होने के बावजूद हमें एक चीज यूनिफाई कर रही थी, वो थी टू नेशन स्टेट। जब हमने 1947 में जब हमने ये मुल्क हासिल कर लिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो आपके टू नेशन स्टेट की थ्योरी की तो जरूरत नहीं थी ना आपको, आपके पास तो एक मुल्क आ गया था, ठीक है। फिर हमने क्या किया? फिर जो अगर हम मसाइल की बात करें तो आपके बाकी मसाइल तो थे, आपका एक विजनरी लीडरशिप नहीं थी, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो चुका था, ठीक है। वहां पे स्टेट्स जो थी, वो जो स्टेटस को था, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो बिजनेसमैन थे, जो एम्पावर्ड थे डिसीजन मेकिंग में, अब उनके पास ऐसी कोई चीज ना थी जो इन सबको यूनिफाई कर सके। फिर आपकी वॉर शुरू हो जाती है इंडिया के साथ, फिर दोबारा टू नेशन का कॉन्सेप्ट आप यूज करते हैं, और इसी की बेस पे आप कोशिश करते हैं कि इन सारे फेडरेटिंग यूनिट्स को यूनिफाई किया जा सके। और फिर आप देखते हैं कि 1950s में क्या होता है, कितनी दफा आपकी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है 1954 में, जिसमें पहला आपका जो लगता है सिविल मार्शल लॉ लगता है। अगर आपको आइडिया, मौलवी तमीजुद्दीन का जो केस है वो आप उसमें रीड करेंगे, हम जुडिशियल एक्टिविज्म में भी। फिर उसके बाद बोगरा फार्मूला आता है, लेकिन उसके बाद फिर आपका जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आने लगता है वो जिसमें बोगरा फार्मूला की बेस पे, तो आपका जो है वो दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एब्रोगेट कर दिया जाता है। और फिर आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब आता है? 1956 में। और फिर वो जब चलने लगता है तो फिर दोबारा मार्शल लॉ आ जाता है। तो इसमें देखते हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं मिलता, इवोल्यूशन ही नहीं होती कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकें, आप कोई एक यूनिफाइंग फैक्टर अदर देन दिस टू नेशन थ्योरी, क्योंकि उसका पर्पस टू नेशन थ्योरी का क्या था कि इंडिया से और ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस लेना। अब हमारे पास इंडिपेंडेंस आ चुकी थी, अब हमने क्या करना था? अब हमने उनको मर्ज करना था। सो वी फेल्ड इन दिस थिंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स, जिसमें आपने पाकिस्तान अफेयर्स में वो रीड कर लिए हैं। तो ये थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री थी फेडरलिज्म की कि पाकिस्तान में मसाइल शुरू कहाँ से होते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ से मसाइल शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे फॉलो करते हैं। अगर उसमें आगे देखें, ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है कि मोड्स ऑफ फेडरलिज्म कौन से होते हैं। एक ड्यूअल फेडरलिज्म होता है, एक होती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ड्यूअल फेडरलिज्म में आपके पास कुछ पावर्स होती हैं, वो फेडरल की पावर होती हैं और कुछ स्टेट की पावर होती हैं, और ये सेपरेट साइनोज में काम कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए है, यूएसए में स्टेट भी है आपके पास दो। उधर आपको पता है कि वहाँ के जो नेशनैलिटीज हैं वो दो मिलती हैं किसी को।
अगर कोई ओक्लाहोमा स्टेट में रह रहा है तो उसको ओक्लाहोमा स्टेट की भी नेशनैलिटी मिलेगी और उसको यूएसए की भी नेशनैलिटी मिलेगी। तो उनका जो फेडरल कॉन्सेप्ट है वो ड्यूअल फेडरलिज्म पे बेस करता है। ये पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर देखेंगे फर्दर तो आप गूगल कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो है पाकिस्तान में, जिसमें फेडरल जो है ओवरऑल होती है और कुछ फेडरल जो है वो फिर स्टेट को पावर डिसोल्व कर देती है, डिवोल्व कर देती है, लेकिन स्टेट जो है वो चार दीवारी के अंदर रहता है फेडरल के। मतलब अगर वेन डायग्राम में देखे जाए तो फेडरल जो है एक ओवरऑल एंटिटी है और स्टेट उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। ये पाकिस्तान के अंदर इम्पोज होता है। अगर उसके बाद हम देखें हैं अब उसके बाद कॉन्सोशियलिज्म है। कॉन्सोशियलिज्म पता नहीं क्या अजीब सा इसकी प्रोनाउंसिएशन है। इसमें मेजर डिवीजन होती हैं अलोंग एथनोलिंगुअल एंड रिलीजियो आइडियोलॉजिकल लाइंस के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा ग्रुप नहीं होता जो डोमिनेट कर रहा होता है, जो मेजोरिटी बनाता है। तो स्टेट मैनेजेस पॉलिटिकल सोशल स्टेबिलिटी बाय बिल्डिंग कंसेंसस थ्रू जेन्युइन कंसल्टेशन, ठीक है। अब ये वर्ड जो है वो एक की वर्ड होता है, अगर आप इसको याद कर लें, स्पेलिंग कर लें, मुश्किल सा है, प्रोनाउंस नहीं हो रहा, कॉन्सोशियलिज्म पता नहीं, अजीब सा वर्ड है। तो इसमें अगर आप इसको याद कर लें तो ये चीज पाकिस्तान के साथ है। क्या है पाकिस्तान के साथ कि हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो मेजोरिटी में हो। हम कहते हैं पंजाबीज मेजोरिटी में है, लेकिन उनके पास मेजोरिटी ओवरऑल नहीं है। मेजोरिटी दो चीजों पे बेस करती है, पॉलिटिकल मेजोरिटी, जियोग्राफिकल मेजोरिटी। जियोग्राफिकल मेजोरिटी में बलोचिस्तान सबसे आगे है। पॉलिटिकल मेजोरिटी में बिकॉज ऑफ इट इज द विल ऑफ द पीपल, तो उसमें पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसकी आगे मेजोरिटी है। तो वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ, अब पंजाब में भी देख लें दोबारा नॉर्थ और साउथ में दोबारा गैप आ जाता है, ठीक है। सो वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मेजोरिटी, सो वी नीड टू मेक ऑल काइंड ऑफ डिसीजंस इन कंसल्टेशन, ठीक है। तो कंसल्टेशन की बेस पे सारे डिसीजन होंगे। अच्छा, ये जो हम चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये एक और टॉपिक हम आगे करेंगे कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, क्या प्रेसिडेंशियल होना चाहिए या पार्लियामेंट्री होना चाहिए, उस डिबेट में भी ये चीजें आपके हेल्पफुल होंगी। कुछ पॉइंट्स इसमें से नोट करते रहें। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि लेबनान की अगर एग्जांपल देखी जाए तो उसमें सारे एथनिसिटीज मिक्स हैं कि प्रेसिडेंट उनका क्रिश्चियन होता है, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट उनका शिया मुस्लिम है, अहले तशी से आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम आ जाता है, सेक्रेटरियन उनके से, तो एक उनका कॉम्प्रोमाइज वहां पे अचीव होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एग्जांपल थी पॉलिटिकल साइंस से, नॉट रेलिवेंट टू पाकिस्तान अफेयर्स, लेकिन डेफिनेटली सम ऑफ द टर्म्स यू कैन यूज इन योर एनालिसिस। Then we talk about history of federalism. I have already explained कि हमारा पास क्या जो थी वो हिस्ट्री थी, ठीक है। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, सारा कुछ आपका पाकिस्तान अफेयर्स में आप उसमें बता सकते हैं। फिर जब आता है हम कॉन्स्टिट्यूशन पे जंप करते हैं डायरेक्टली 1956 का। जब 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम, तो उसकी थोड़ी सी बेसिक आपको आइडेंटिटीज डिटेल्स पता होनी चाहिए। कौन सा था? वो था फेडरल इन कैरेक्टर था। फेडरल इन कैरेक्टर का मतलब क्या था कि आपने तब डिफाइन किया कि जी हमारे पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। जो आपका जो करेक्टर है, दो तरह के करेक्टर होते हैं, या फेडरल होता है और दूसरा कौन सा होता है, कोई बताएगा, पार्टिसिपेट करेगा? दो हमारे पास होते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फेडरल होता है प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नहीं, यूनिटरी होता है, फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो कि कहाँ पे एप्लीकेबल है इस वक्त? एग्जांपल कोई बता सकता है उसकी? सर यूके में है। यूके में, यस यू आर राइट। सो हमने कौन सा अडॉप्ट किया? फेडरल कैरेक्टर अडॉप्ट किया, ठीक है। फिर उसमें सेंट्रलाइज स्पिरिट थी, मतलब उसके अंदर जो पावर थी वो किसके पास थी? सेंटर के पास थी। कंकरेंट लिस्ट उसके अंदर थी, ठीक है। और उसके बाद फिर ये मॉडिफाइड वर्जन था 1935 का एक्चुअली। इसके अलावा फर्दर डिटेल्स के लिए एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसके अंदर काफी एक कंपैरिजन है तीनों कॉन्स्टिट्यूशन का। आई थिंक आप सबके लिए वो इनफ होगा। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर हम उसमें देखें 1956 में फेडरल लिस्ट थी, प्रोविंशियल थी और कंकरेंट लिस्ट थी। और उसमें फेडरल लिस्ट जो थी वो शॉर्टन विद 30 आइटम्स उसके अंदर थे, प्रोविंशियल लिस्ट में इतने थे, कंकरेंट में इतने थे, वट एवर इट इज। तो ये सिर्फ आपके कंपैरिजन में काम आ सकती है। 62 का कॉन्स्टिट्यूशन फिर हम चेंज कर लेते हैं, फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चले जाते हैं, ठीक है। अब 1956 का कौन सा था? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब anyone who can differentiate between what is federal form of government and what is parliamentary form of government and what is presidential form of government? सर इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट एक होता है।
और पार्लियामेंट्री में अलग होते हैं दोनों। अच्छा, सर पार्लियामेंट्री में ये होता है कि जो है ना जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है और प्रेसिडेंशियल में ये होता है कि वो हेड ऑफ स्टेट होता है। ये तो बड़ा बेसिक डिफरेंस बताया है, कोई मज़ा नहीं आया। अच्छा, मैं मेरी लिमिटेड नॉलेज के मुताबिक, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था पीएमएस में, सीएसएस में नहीं था। मेरे लिमिटेड नॉलेज के मुताबिक अगर आप लोग इसे इत्तेफाक करेंगे तो जो हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसके अंदर आपकी सेपरेशन होती है। जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्ट इलेक्ट होता है, ठीक है, और वो आपके जो लेजिस्लेटर हैं उससे सेपरेट होता है, ठीक है, और वो हेड तो होता है। ये तो मेन डिफरेंस इसमें हाँ नहीं है। सर वो लेकिन उसमें जो ना सेपरेशन पार्लियामेंट्री ऑफ फॉर्म, पावर्स, सर जी मैं जी, बताना मैं कंटिन्यू सर कर इसमें रहा हूँ। सेपरेशन ऑफ ठीक है, पावर्स होती है और पार्लियामेंट्री में सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं होती। ठीक है, अब आपने इसमें मेंशन कर दिया, लेट मी ऐड इट फर्दर। और इसके बाद क्या होता है कि आपका जो प्रेसिडेंशियल होता है ना, उसमें ये होता है, पार्लियामेंट्री में होता है जो आपका हेड ऑफ स्टेट तो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन जो आपका जो डिसीजन मेकर होता है वो आपका पार्लियामेंट से सिलेक्ट होता है, यानी एग्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट होती है आपकी लेजिस्लेटर से। तो लेजिस्लेशन और एग्जेक्टिव उसमें इस लिहाज से ओवरलैप कर रही होती है, और उसमें जो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता आपके जो डिसीजन मेकर्स का होता है, जो आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ स्टेट नहीं कहते उसे, हेड ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है, हेड ऑफ स्टेट तो आपका प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है, या यूके में उसकी जो क्वीन है जो वो होता है। तो ये दोनों के जो डिफरेंस था। तो फिर हमने 1962 में फेडरलिज्म के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो फेडरलिज्म ट्वीक्ड फेडरलिज्म थी, जिसमें आप देखते हैं कि सारे जो इलेक्शंस हुए थे उसमें लोकल बॉडीज बनती हैं, और उसमें 80,000 जो है वो आते हैं नीचे, बेसिक डेमोक्रेसीज। और वो क्या होता है, बेसिक डेमोक्रेसी से डायरेक्ट इलेक्ट कर रहे होते हैं आपका प्रेसिडेंट। तो उसमें आप एक और भी इसमें एनालिसिस कर सकते हैं सिविल मिलिट्री रिलेशन, जब हम उसमें पढ़ेंगे, कि जब भी मार्शल लॉ लगता है तो वो एम्पावर किसको करता है, लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है, लेकिन वो एम्पावर किसको नहीं करता, वो आपके प्रोविंसेस को एम्पावर नहीं करता, तो डायरेक्ट उसमें पावर चली जाती है लोकल गवर्नमेंट में। तो इस तरह वो अपनी जो है वो लेजिटिमेसी को इंश्योर कर रहा होता है, बता रहा होता है, देखो जी हम तो आप में से सिलेक्ट हुए हैं, वट एवर इट इज। सो लोगों के मसले भी सोल्व हो जाते हैं और उसकी पावर भी अनचैलेंज रहती है। तो उस वजह से जब बेसिक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया और सारा जो था वो रिज्ड इलेक्शन था, एंड देन वी नो ऑल इज हिस्ट्री। तो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, फेडरलिज्म जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, उसमें मैं अगर कंक्लूड करना चाहूँ, इसमें हमने सही तरह एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल जो है वो फेल था, या पार्लियामेंट्री कामयाब है या फेल है, क्योंकि हमने उसमें सही तरह एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये सारा कुछ उसमें जो है वो 1 यूनिट स्कीम आई 1962 में, और उसमें के उसमें सारा कुछ क्या है, इक्वल इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी गई। उसके बाद 1 यूनिट में क्या हुआ, पावर शेयरिंग इस तरह थी कि ईस्ट पाकिस्तान का इतना कोटा था, वेस्ट पाकिस्तान का इतना था, और वुमेन का इतना था, इक्वल इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी गई, और इसी के बेस पे आपके 1970 के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। फिर जब 1917 के इलेक्शन होते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो मेजोरिटी है वो कौन सी बन जाती है। 1 यूनिट आपका एब्रोगेट कब हुआ था, 1970 में, वो एब्रोगेट हो गया। उसके बाद एक और स्कीम बनती है जिसके तहत इलेक्शन होते हैं, और उसमें आपकी जो मेजोरिटी है उसके पार्लियामेंट में वो आ जाती है ईस्ट पाकिस्तान की, और वेस्ट पाकिस्तान में आपकी मेजोरिटी आ जाती है आपके पीपल्स पार्टी की, भुट्टो की, ठीक है। फिर वहां से आप देखते हैं कि एक पावर टसल शुरू होती है, जो कि बिल्कुल ही गैर मुनासिब थी, और नाइंसाफी हमने की थी उनमें। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन थी, डिफरेंट ऑर्डर्स थे, वो अगर हम देखें तो उसकी जरूरत नहीं है। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हम कर रहे हैं। 1973 हम बेसिकली आ रहे हैं 18th अमेंडमेंट पे कि उसकी जरूरत क्यों पेश आई, ठीक है, क्योंकि हमें जब पता होगा कि मसाइल कौन से थे तो फिर हम उसके सोल्यूशन जो 18th अमेंडमेंट है उस पर आ सकेंगे, ठीक है। फिर उसमें आप देखते हैं कि 1973 का फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया, उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई, डेमोक्रेसी आ गई, और उसमें बायलैटरल लेजिस्लेटिव होता है। बायलैटरल लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि उसमें 2 फॉर्म ऑफ लेजिस्लेटर्स हैं, उसमें आपके पास सेनेट भी है और उसमें आपके पास पार्लियामेंट भी है, सॉरी सेनेट भी है और पार्लियामेंट भी है, बिल्कुल। तो ये चीजें चल रही होती हैं। अब फेडरलिज्म में आपके पास 2 हाउस आते हैं, अपर हाउस है जिसको सेनेट कहते हैं, लोअर हाउस है उसको नेशनल असेंबली कहते हैं। इसमें हमने क्या किया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी सेनेट में, मतलब छोटे सूबों के भी जो इश्यूज थे कि उनको जो है वो बड़े सूबे डोमिनेट कर लेंगे, तो उसको सोल्व कैसे किया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी गई सेनेट में, ठीक है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किस बेस पे होती है, आपकी पॉपुलेशन की बेस पे, तो वो हमने नेशनल असेंबली में दे दी।
फिर हमने फेडरल लिस्ट जो थी जिसमें सारे पावर्स फेडरेशन के पास होते हैं वो होती है फेडरल लिस्ट, फिर प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्टें थी। फेडरल लिस्ट में कौन से होते हैं? ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें सिर्फ जुरिस्डिक्शन पावर वो आपकी फेडरेशन की है। प्रोविंशियल लिस्ट वो होती है कि जिसमें आपके पास प्रोविंसेस की होती है, और कंकरेंट लिस्ट होती है जिसमें दोनों की होती है और उसमें सुपेरियोरिटी आपकी फेडरेशन की होती है। जिस तरह अगर टैक्स लगाना है पानी पे तो वो कंकरेंट लिस्ट में आएगा, अगर आपने जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड कोई डिसीजन करना है, करेंसी से रिलेटेड, तो वो कंकरेंट में आएगा। तो इसी तरह काफी सब्जेक्ट आ जाते हैं। आप अगर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो एंड पे उसमें एनेक्सर्स में ये मेंशन की गई हैं लिस्टें। अच्छा, अब प्रोविंशियल लिस्ट में कोई मेंशन नहीं की गई थी, तो उसमें वो था कि वो ऐसे सब्जेक्ट जो फेडरल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में नहीं है वो प्रोविंशियल सब लिस्ट में आ जाने थे। ठीक हो गया? सर अच्छा, फेडरल अब लिस्ट की एग्जांपल बता दें। फेडरल लिस्ट के एग्जांपल इसमें आर्मी आ जाती है ना, आपकी डिफेंस आ जाती है, ठीक है, इसमें आपका नेशनल बैंक आ जाता है, आपके और कौन सी आ जाती हैं फॉरेन इसमें? अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स आ जाता है, बिल्कुल। तो ये फेडरल लिस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा काफी चीजें थी, आप उसमें देखेंगे सब्जेक्ट आपको नजर आ जाएगा। एनर्जी मेरे ख्याल से कंकरेंट लिस्ट में थी। अच्छा जी, उसके बाद आप देखिए कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनती है। इसमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वो होती है कि जो कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं जिस पर डिस्प्यूट आ रहा होता है, तो उसमें फेडरेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिसमें चीफ मिनिस्टर्स होते हैं रिस्पेक्टिव सूबों के, वो आके डिसीजन करते हैं और उसमें मसाइल का हल किया जाता है। ठीक हो गया? फिर उसमें इसकी मेंबरशिप आप देख लीजिए, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है तो उसका चेयरमैन कौन होता है, उसके मेंबर्स कितने होते हैं, तो ये क्वेश्चन आता रहता है। अच्छा, हम आगे चलते हैं डायरेक्ट 8th अमेंडमेंट पे। वो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है। उसमें क्या आता है? उसमें जिया आता है और इंटरिम ऑर्डर देता है। आई थिंक 1985 कब देता है? 85 का ऑर्डर है उसका, जब वो अपने सारे एक्शंस को लेजिटिमाइज कर देता है। 1984 या 85 का उसका ऑर्डर है। तो जब वो ऑर्डर देता है तो उसको कहते हैं 8th अमेंडमेंट, यानी अपने ऑर्डर के थ्रू वो पूरी अमेंडमेंट कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइंस में रखता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स वर इशूड और उसको 8th अमेंडमेंट का नाम दे दिया जाता है। दिस इज नोन एज रिवाइवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑर्डर। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पाकिस्तान अफेयर्स के रिलेटेड। तो जब 8th अमेंडमेंट में आती है तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी स्पिरिट जो है वो चेंज हो जाती है और वो प्रेसिडेंशियल, क्वाजी प्रेसिडेंशियल बन जाता है। क्वाजी प्रेसिडेंशियल उसको कहते हैं। यानी उसमें बज़ाहिर तो नजर आ रहा होता है कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन सारी पावर्स वेस्ट कर रही होती हैं आपके प्रेसिडेंट के पास कि वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है और बाकी सारा कुछ ऑर्डर अगर आप उसमें देखें कि उसके ज़िया के ऑर्डर कौन से थे, सो यू विल बी शॉक्ड कि ये हो क्या रहा था मुल्क में। इससे आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें कि 65 आर्टिकल उसने अमेंड किए और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो मोर पावरफुल बन गया। ठीक हो गया? और वो ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि वो डिसॉल्व कर सकता था असेंबली को विदाउट एनी डिस्क्रिशन। इसको कौन सा आर्टिकल कहते हैं जी? बड़ा फेमस आर्टिकल है जिसके तहत कौन सा? 58 टू बी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसको क्वाजी प्रेसिडेंशियल या सेमी प्रेसिडेंशियल नहीं, इसको वर्ड यूज होता है क्वाजी, QUASI। ये पॉलिटिकल साइंस का वर्ड है, इसको इसी सेंस में यूज करेंगे। फिर उसके बाद 13 अमेंडमेंट आती है। वो कब आती है? वो आती है आई थिंक 1992 में आती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 1991 में आती है जब आपके नवाज शरीफ साहब 1990 कब आती है? 90 में आती है? नो सर 1997 1997 में आती है। हाँ, नवाज शरीफ का तब भी गवर्नमेंट है। ठीक हो गया? तब आ जाती है। तब इसमें दोबारा उसको रिपील कर दिया जाता है और प्रेसिडेंट को उसकी पावर से खत्म कर दिया जाता है, डिलीट कर देता है ये 8th अमेंडमेंट को। ठीक हो गया? तो दोबारा आपका जो 73 में जो स्पिरिट है वो दोबारा बरकरार हो जाती है। और ये देखें अब ये चूहा बिल्ली का खेल चल रहा होता है कि एक आता है उसको उड़ा देता है, एक आता है दोबारा लगा देता है। अब आ जाती है 17th अमेंडमेंट। 17th अमेंडमेंट जो है वो दोबारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर मुशर्रफ पास करता है उसे, और वो दोबारा उसको शिफ्ट कर देता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक हो गया? तो सारा कुछ आ जाता है। उसमें फिर आप देखते हैं कि क्लोज वाज एडेड दैट सुप्रीम कोर्ट विल हैव अ जुरिसडिक्शन ऑफ रिव्यू ऑफ द डिसीजन, और बाकी सारा कुछ इसमें आप देखते हैं कि पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। तो ये सारा बैकग्राउंड था 18th अमेंडमेंट का। तो इसमें आपने देखा कि मेजर इसमें इश्यूज कहाँ पे आ रहे होते हैं? इश्यूज आ रहे होते हैं कि आपका जब भी मार्शल आता है वो सारा पावर अपने पास अक्यूमुलेट करने की कोशिश करता है।
लेकिन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट थी वो थी फेडरल, के सारे जो है वो डिसीजंस बेस होने थे कंसल्टेशन की बेस पे, उसमें इश्यूज को डिस्कस किया जाना था पार्लियामेंट में, और फिर उस पे जो है वो आपके इश्यूज रिजोल्व होने थे। और इसमें एक और मसला आता जा रहा था साथ साथ, जो था कंकरेंट लिस्ट, जिसमें फेडरल प्रोविंशियल के भी मैटर्स में आके इन्वॉल्व होता था, ठीक है। तो उस पे उसके ऊपर काफी क्वेश्चन थे प्रोविंसेस को, क्योंकि वो कहते थे कि जी ये फेडरेशन है, फेडरेशन की ट्रू सेंस तब बनेगी जब फेडरेटिंग यूनिट्स अपना काम करेंगे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोऑर्डिनेशन करेगी और इम्पोर्टेंट मैटर्स के ऊपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगी। ये नहीं करेगी कि वो सारे मैटर्स को खुद देख ले, खुद ड्राइव करे, बल्कि उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन का काम जो है वो करेगी और सोवरेनिटी को मेंटेन रखेगी, डिफेंस वगैरह के शोबों में आएगी। इंटरनल अफेयर्स, क्योंकि फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, उनके अपने प्रायोरिटीज हैं, उनके अपने कल्चर हैं, अपनी एथनिसिटीज हैं, तो उसकी बेस पे वो डिसीजन लेंगे, फेडरेशन उसके अंदर कुछ नहीं कर सकता। तो इस बेस पे ये जो थे वो इश्यूज चलते आ रहे थे। तो फिर आते हैं जनाब आपकी 18th अमेंडमेंट, जो जिसका क्रेडिट जाता है पाकिस्तान पीपल पार्टी को, और वो आपका जो है वो आपका प्रेसिडेंट अपनी ही पावर्स को स्ट्रिप ऑफ कर देता है। जिसमें जब हम जाते हैं 18th अमेंडमेंट में, ये इतने फला डेट को पास होती है, डेट इसकी इंपॉर्टेंट है 8 अप्रैल 2010, कई दफा रिपीटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें हम देखेंगे कि इसमें अब चेंजिंग कहाँ पे हुई है, ठीक है। अब इसमें काफी चेंजिंग हुई है, ये इन चेंजिंग को मैं आपको अब इजी फॉर्म में समझाता हूँ। इजी फॉर्म में मैं आपको लिख के समझाऊंगा कि इसमें चेंजिंग कहाँ पे आई है, ठीक है। अब हम पढ़ने लगे हैं आपका 18th अमेंडमेंट। तो पहले हमने टॉपिक कौन सा किया, वो पूरी हिस्ट्री पढ़ी फेडरेशन की, ऊपर सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं वो उसकी बेस पे नहीं मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको समझाने लगूँ एक सिंपल वे में, जिस तरह हम तैयार भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लिखते उस तरह नहीं मैंने लिखी हुई चीजें, लेकिन मैं आपको अब एक्सप्लेन करने लगूँ, तो इसमें ध्यान से देखिएगा। इससे पहले का कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लें। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी, क्या क्वेश्चन है, पूछें। सर मतलब ये जो है कि मतलब फेडरल गवर्नमेंट जो होती है यार, फेडरल किस तरह चलती है सर, वो प्रोविंशनल, सर ये हम आगे जाके पढ़ेंगे सर। फेडरल किस तरह या चलती है, प्रोविंशियल किस तरह चलती है, मतलब सर इतना मतलब जो हायरार्की होती है सर, ऑर्डर मतलब वो किस तरह, तो सर ये काइंडली थोड़ा ऑर्डर किस तरह चल रहा होता है उसमें। प्रोविंशियल जो है वो आपका हेड करता है चीफ मिनिस्टर, उनकी अपनी असेंबली है, उसके तहत चीजें चल रही होती हैं। फेडरल जो है वो अपने पावर्स, अब पावर्स आप देखें ना कि पावर्स कौन से हैं, जी वो मैं सर। आपको अभी 18th अमेंडमेंट में बताता हूँ कि पावर्स अब कौन कौन सी जो है वो डिवॉल्व हुई हैं। एक चलिए मिनट ठीक है वेट सर। करें। 18th अमेंडमेंट कहाँ पे गई, अच्छा ये तो यहाँ पे थी। सर एक मिनट, अभी क्वेश्चंस नहीं करने, पहले मैं आपको समझा दूं, आपके क्वेश्चंस हाफ ओके जो हैं आधे से ज्यादा वो ऑलरेडी डिस्कस हो जाएंगे। ओके ओके, अच्छा जी 18th अमेंडमेंट। अच्छा 18th अमेंडमेंट को अगर देखा जाए ना, तो आपने इसको 3 फेज में देखना है। जो 18th अमेंडमेंट ने अमेंड क्या क्या चीजें की हैं, इसने 3 चीजों को अमेंड किया, ठीक है। कौन कौन सी 3 चीजों को अमेंड किया है उसने, अल्लाह भला करे जी आपका। उसने पॉलिटिकल में स्फीयर में क्या चेंजिंग की है, उसने सोशल एस्पेक्ट्स में क्या चेंजिंग की है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसने इकोनॉमी में क्या चेंज किया है। अगर हम सबसे पहले हम बात कर लें भाई पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में, ठीक हो गया। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में उसने क्या किया है, सबसे पहले उसने आपको क्या दी है, सबसे पहले उसने दी है आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उसने कैसे दी आपको, क्योंकि हमने इसमें खाम ख्याली बातें नहीं करनी, हमने इसमें डाटा लिखना है। तो अगर आप इसमें देखें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किस तरह दी गई है, इसमें अबॉलिश किया गया है आपका कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। अब कंकरेंट लिस्ट वाला आर्टिकल कौन सा था, कोई मुझे बता सकता है। ऊपर मैंने लिखा होगा, वैसे आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट आर्टिकल उसका कौन सा था, आप उसमें से देख लीजिएगा। तो इसमें आपने क्या किया, आप हमने उनको अबॉलिश कर दिया अपनी कंकरेंट लिस्ट। अच्छा, अब आपको पता है कि अभी हमारे पास कितनी लिस्ट हैं, अबॉलिश कर दिया कंकरेंट लिस्ट को।
Sir, there are 2 lists only, federal and provincial. नहीं, गलत। कोई और? एनीवन एल्स? कोई आइडिया? क्वेश्चन रिपीट करें सर। अभी हमारे पास कितनी लिस्ट हैं? जिस तरह पहले 3 लिस्ट थी ना, फेडरल थी, कॉन्करेंट थी और प्रोविंशियल थी। अब सिर्फ आपके पास फेडरल लिस्ट है, ठीक है। इसके अंदर वो सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ फेडरेशन के पास हैं, और इसमें सिर्फ 47 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, एंड देयर इज नो अदर लिस्ट। यानी अब इसके अंदर जो इसके अंदर सब्जेक्ट्स नहीं है वो डेफिनेटली किसके पास चले गए हैं? प्रोविंसेस के पास, ठीक है। नहीं, जो इसके अंदर मेंशन है वो फेडरेशन के पास होंगे खाली 47, और बाकी जो मेंशन नहीं है वो सब प्रोविंसेस के पास हैं। देयर इज नो कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक हो गया। इसके 2 पार्ट हैं जी। इसके पार्ट हैं टोटल मिला के आपके पास पार्ट 1 और इसका पार्ट 2 है। अब इसमें पार्ट 1 में आपके पास तकरीबन इसमें ऐसी अच्छा 47 एक्चुअली इसमें वो सब्जेक्ट थे जो डिवोल्व हो गए फर्दर, डिवोल्व टू प्रोविंसेस, मतलब एडिशनल हमने उनको प्रोविंसेस में दे दिया, ठीक है। जो पहले फेडरेशन के पास थे वो हमने किसको दे दिया? प्रोविंसेस को दे दिया। अब ये जो लिस्ट है आपके पास फेडरल, इसमें आप देखें कि कितने टोटल होंगे। इसके अंदर टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? एक में पार्ट 1 में 59 है और पार्ट 2 में कितने हैं? 11 सब्जेक्ट्स। अब ये फेडरल लिस्ट के अंदर मेंशन किए गए हैं। अब 59 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? जिसके अंदर सिर्फ जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन enjoyed by आपकी फेडरेशन ओनली, ठीक है। और इसके अंदर जो 11 है पार्ट 2 के अंदर, उसके अंदर हमने जो भी लिस्ट मेंशन की गई हैं उनका डिसीजन होगा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बेस पे। इसमें कौन से आ जाते हैं? फॉर एग्जांपल इसमें आ जाते हैं गैस प्राइस आ जाती है, ठीक है। इसमें आपके पास इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ आ जाते हैं, ठीक हो गया। और इसके अंदर कौन से आ जाएंगे आपके पास? जिसमें सिर्फ फेडरेशन इन्वॉल्व है वो आपकी कम्युनिकेशन है, ठीक है। नेपरा सारा ये कंट्रोल करती है। वो आपका डिफेंस आ जाता है, आपके एक्सटर्नल रिलेशंस आ जाते हैं, मिलिट्री आ जाती है, करेंसी आ जाती है। तो सारा वो पार्ट 1 में है। पार्ट 2 के अंदर कौन से हैं? वो सब्जेक्ट्स जिसपे जो है फेडरेशन बाउंड है, सीसीआई के बेस पे उसको डिसीजन ले सके, ठीक हो गया। ये एक उसके पार्ट थी। अब इसमें क्या हुआ कि फेडरेशन जो है कैन प्रोवाइड ग्रेट डायनेमिज्म टू द सिस्टम, यानी अब इसको अबोलिश कर दिया गया। तो अब प्रोविंसेस के पास पावर आ गई, क्योंकि अब सिर्फ ये सब्जेक्ट है जिसमें फेडरेशन कर सकती है, बाकी सब कुछ एजुकेशन, हेल्थ, अपने टैक्स लगाने हैं, उनकी कॉमर्स, सारा कुछ जो है वो प्रोविंसेस के पास चला गया। नाउ दे आर एम्पावर्ड, दे डोंट हैव टू रिलाई ऑन फेडरेशन, दे कैन डू एनीथिंग इन देयर प्रोविंसेस। so this is the true sense of फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ग्रेटर ऑटोनॉमी दे दी गई, तो इससे क्या हुआ? इससे आपकी स्ट्रेंथ जो स्टेट है वो स्ट्रोंग होती है। कई आर्गुमेंट्स कहते हैं कि इससे तो स्टेट वीक हो जाती है, नहीं, इससे स्टेट जो है वो स्ट्रोंग हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक लीडर हैं तो आप पावर जब डिसोल्व कर देंगे, आप कहेंगे कि आप कम्युनिकेशन को डिस्कस करो, आप जो है वो मार्केटिंग को डिस्कस करो, वट एवर इट इज, तो आपका रोल क्या हो जाएगा? सिर्फ कोऑर्डिनेशन करने का। पहले आप क्या था? आप इंडिपेंडेंटली हर चीज मैनेज कर रहे थे सारे प्रोविंसेस की। अब आप अगर एक एजुकेशन पंजाब में नहीं दे सकते, या बलूचिस्तान में पंजाब वालों की एजुकेशन नहीं दे सकते, तो उनको खुद ही प्रोविंसेस को मैनेज करने दो कि अपनी वो एजुकेशन या हेल्थ को खुद ही मैनेज करें। why as federation we are involving in each and every matter of your province? so जो पहले एक आर्गुमेंट कहा जाता था कि इसने आपकी जो फेडरेशन है उसको वीक किया, नो, इसने आपकी फेडरेशन को वीक नहीं किया, बल्कि इसने आपकी फेडरेशन को क्या किया? स्ट्रेंथन किया, ठीक हो गया। अब इसमें एक कोटेशन यूज होती है, इमैनुअल कांट की है, कि कहते हैं कि इवन अ नेशन ऑफ डेविल्स कैन फॉर्म अ स्टेट इफ दे हैव कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक हो गया। यानी आपने कॉन्स्टिट्यूशन को इसमें क्या किया है? इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी जो स्पिरिट है उसको बहाल किया है, कि आपने अब फेडरेशन की सेंस को बहाल किया है इस आफ्टर गिविंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। दूसरा आपने क्या इसमें डिस्टोर्शन आ रही है? आई थिंक किसी को और आ रही है? नो सर। अच्छा, दूसरा समझ आ रही है इसमें? एनी कंफ्यूजन? पहला चीज क्लियर है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? सुप्रीमेसी हुई आपकी पार्लियामेंट की। जा रहा
सुप्रीमेसी ऑफ योर पार्लियामेंट। उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो आर्टिकल कौन सा है, ऑल फेमस आर्टिकल 58(2)B, उसको अबोलिश कर दिया जाता है। ठीक है, अब आपका जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एक हेड के तौर पे रह गया है, जो है साइनिंग अथॉरिटी। यानी अगर उसने, आपने अब पीछे एक बड़ी मजे की एग्जांपल हुई थी कि उन्होंने जो है वो गवर्नर पंजाब को रिमूव करना था, तो उन्होंने जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने समरी सेंड की प्रेसिडेंट को, क्योंकि आपके जो गवर्नर्स हैं वो फेडरेशन लगाती है इन कंसल्टेशन विद योर प्राइम मिनिस्टर, ये आप सबको पता होना चाहिए। जब उन्होंने समरी सेंड की तो उस समरी को रिजेक्ट कर दिया गया। जब वो समरी रिजेक्ट होगी प्रेसिडेंट की तरफ से, तो पहले ये था कि प्रेसिडेंट ऑल पावरफुल, रिजेक्ट होगी तो खत्म, बोल नहीं सकते थे प्रोविंसेस। अब उन्होंने कहा कि फेडरेशन यानी स्ट्रॉन्ग हुई, पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग हुई कि जी अब अगर समरी प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दी, बिकॉज ही इज नो वन, वो तो सिर्फ स्टेट सिंबल है, हेड है, काम किसने करना है, पार्लियामेंट ने, बिकॉज दे आर द इलेक्टेड पीपल। तो जब वो उन्होंने समरी को रिजेक्ट करना था, प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया, तो अगर दोबारा क्या करेगा, आपकी जो पार्लियामेंट है उसको एक्सेप्ट करेगी, तो उसको पास करेगी, तो विद इन 14 डेज अगर प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो ऑलरेडी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो हमने प्रेसिडेंट की पावर्स पे कर्व कर दिया गया। अब कहाँ पे कर्व की गई, कौन सा रेलिवेंट आर्टिकल था, ऊपर अगर आप स्लाइड देखेंगे तो उसमें सारा कुछ मेंशन है। ठीक है, सिर्फ मैं अभी आपको समझाने के पर्पज से इधर लिख के समझा रहा हूँ। उसके बाद आपने जो है वो क्या किया, आर्टिकल 6A जो है वो इंक्लूड कर दिया आर्टिकल, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मेमोरी वीक है इन आर्टिकल्स को ना मेमोराइज करने में। सो आप उसमें काइंडली देख लीजिएगा, जो मैंने इससे पहले बात की है, कौन सी बात की है कि लिमिट ऑफ टाइम फॉर प्रेसिडेंट टू साइन a given legislation। इसमें आप रेलिवेंट आर्टिकल इसका 112B है। ठीक हो गया, किसी ने बताया। सो मेमुना, इज इट 112B? 112(2)B, इसको चेक कर लीजिएगा, ऊपर मेंशन किया होगा स्लाइड्स में। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास आर्टिकल 62 है, जिसमें क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मेंशन किया गया। ठीक है, कि जो कन्विक्ट होता है 5 साल उसको नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह उन्होंने सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को इंश्योर किया। मेन आर्टिकल इसमें कौन सा है, 58(2)B वाला है, और जो प्रेसिडेंट की पावर जो है उसको कटेल करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी पार्लियामेंट जो है वो उसकी सुप्रीमेसी इंश्योर होती है। और इसमें कुछ आपके पास इलेक्शन रिफॉर्म्स आई। इलेक्शन रिफॉर्म्स किस फॉर्म में आई, आपके पास आती हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स, जिसमें आप बताते हैं कि जी आपने क्या करना है, आपने अपॉइंटमेंट करनी है चीफ, आपका जो एग्जेक्टिव कमिश्नर है, जो चीफ एग्जेक्टिव आपका जो होता है इसका किसका होता है, क्या कहते हैं इसे, चीफ एग्जेक्टिव कमिश्नर ही कहते हैं ना? हाँ, इलेक्शन कमीशन। जी, इलेक्शन कमीशन का, बिल्कुल सही। इलेक्शन कमीशन। जी, चीफ Chairman, इलेक्शन कमिश्नर जो भी होता है, यस, एग्जेक्टिव नहीं होता, इलेक्शन होता है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है, उसको अपॉइंट तो किया जा सकता है, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है वो आप उसको इजीली रिमूव नहीं कर सकते। तो उसको रिमूव करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक पूरा उसका प्रोसीजर मेंशन किया गया है कि उसको आप किस तरह रिमूव करेंगे। तो पहले क्या था कि सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप पहले इन्फ्लुएंस कर सकते थे, तो उसको इंडिपेंडेंट पोस्ट बना दिया गया। ठीक है, इलेक्शन रिफॉर्म्स की गई है, मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा, उसके अंदर सारा कुछ मेंशन है। तो सिर्फ बताने का पर्पस ये है कि पॉलिटिकली 18th अमेंडमेंट ने आपको किस तरह एम्पावर किया है। एक तो मेंशन किया गया कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, फिर दूसरी की गई, क्या की गई, सुप्रीमेसी ऑफ आपके पार्लियामेंट को इंश्योर किया गया। इसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स आए, जिसमें उसके जो टेन्योर था उसको 3 से बढ़ा के 5 साल कर दिया गया। ठीक है, चेंजिंग प्रोसीजर मेंशन किया गया कि उसको अपॉइंटमेंट तो कर सकते हैं, बट उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आपके जो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, उसके बाद उसमें जो जनरल इलेक्शंस थे वो सारे मेंशन, किसने उसको ओवरटेक करना था, किसने सुपरवाइज करना था, सारा चीफ एग्जेक्टिव चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने करना था। तो सारा कुछ उसमें मेंशन किया गया। ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म जिसको कहते हैं, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म इज समथिंग एल्स। दिस इज योर जो अमेंडमेंट की गई रिलेटेड टू
इलेक्शन ऑफिसर, जिसमें 18th अमेंडमेंट में थी, ये पॉलिटिकल डिसीजंस की बात कर रहे हैं हमने हेडिंग 1 दे दी थी। और जो लास्ट इसमें काम किया गया वो था लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट से पहले इन्होंने कौन सा जो है वो आर्टिकल इंक्लूड किया है, इन्होंने 140A को इन्होंने ऐड कर दिया। पहले 32 था आपके पास आर्टिकल इसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन उसको ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में आ जाता है। अब प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी अगर किसी को आइडिया क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी और जो आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं और प्रिंसिपल पॉलिसी में क्या डिफरेंस है? सर जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं दे आर एक्चुअली ग्रांटेड अंडर अंडर आर्टिकल्स 8 to 28, जबकि जो हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं दे आर बेसिकली गाइडलाइंस व्हिच द स्टेट हैज टू फॉलो व्हाइल डूइंग एनी लेजिस्लेशन। तो ये गाइडलाइंस के तौर पे काम कर रही होती हैं, दे आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर, while the fundamental rights which have been given, they are binding in nature, anyone can claim it. यस, सो यू आर राइट जैनब, बिल्कुल इसी तरह होता है। सो प्रिंसिपल पॉलिसी के तौर पे था। अब उसको फिर हमने आर्टिकल 140A में बाइंडिंग कर दिया गया कि जी डिवोल आपने करना है लोकल गवर्नमेंट को 3rd टाइम में, लेकिन आप देखते हैं दोबारा नहीं हो रहा। अब इसमें जब इसमें वो लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उसमें भी अभी तक ये सारा कुछ इन लिम्बो ही है। तो इसके ऊपर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं 18th अमेंडमेंट में कि उसमें इंश्योर नहीं किया गया, बाइंडिंग नहीं किया गया। अब 2001 का अगर लोकल गवर्नमेंट देखे ना, उसमें अमेंडमेंट थी इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप उसको इतने साल मुकम्मल किए बगैर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उसको नहीं खत्म किया जा सकता। तो इस तरह की कोई अमेंडमेंट, कोई लेजिस्लेशन जो है वो 18th अमेंडमेंट में नहीं की गई कि उसने इंश्योर तो किया है कि लोकल गवर्नमेंट आप करें, एडवाइस किया है, लेकिन उसने किस तरह उसको परमानेंसी उसकी इंश्योर करनी थी, इसमें इसके अंदर आपका फेल्यूर है। तो इसको हमें इम्प्रूव करने की जरूरत होगी। ठीक हो गया। फिर इसमें जुडिशियल इंडिपेंडेंस दी गई। जुडिशियल इंडिपेंडेंस आपका 19th अमेंडमेंट में भी थी, और इसमें सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कमीशन बना दिया गया कि अगर हम इसमें मेंशन करें आपकी जुडिशियल इंडिपेंडेंस। पहले क्या होता था आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट का जब चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट होती थी तो वो सारा पॉलिटिकल सिनेरियो पे होता था कि वो उनकी व्यूज एंड विशेस पे होता था। अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी अब जो नेक्स्ट सीजे पे होगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, वो वही होगा जो कि अपने उसमें टॉप पे होगा, अपने एक्सपीरियंस में, अपनी जो मेरिट में सीनियोरिटी वाइज होगा वही लगेगा। ठीक है। तो उन्होंने ये डिबेट ही खत्म कर दी कि कौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा कौन नहीं होगा, क्योंकि क्या होता था कि आप अगर इसमें पॉलिटिकल डिसीजन होते थे तो आप इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे होते थे जुडिशरी के ऊपर, तो वो जुडिशरी से आपका इन्फ्लुएंस जो है वो खत्म हो गया इसकी वजह से। ठीक है। इसमें आपकी क्या बनती है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनती है। ओके। अब उसके बाद चलते हैं हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में, इसमें क्या डिफरेंसेस आए, क्या चेंजिंग आई इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में। अगर हम देखें तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में इसमें चेंजिंग बड़ी मजे की है। कोई बता सकता है इसके अंदर क्या चेंजिंग आई? 7th NFC अवार्ड। जी, इसमें एनएफसी अवार्ड जो है वो पहले भी आता था। एनएफसी अवार्ड आता है आपका आर्टिकल 60 के तहत आता है ना, 160 के तहत, 160, यस, आर्टिकल आपका 160 के तहत आता है। इसके अंदर जो अमेंडमेंट की गई वो की गई आर्टिकल 163A को इंक्लूड किया गया। अब पहले कोई ये बता दे आर्टिकल 160 क्या है, फिर हम 3A में चले जाएंगे। तो आर्टिकल 160 ये है कि जी यहाँ पे जो आपको पता है ना कि जो टैक्स होते हैं ना वो फेडरेशन भी कलेक्ट कर रही होती है, प्रोविंसेस भी कलेक्ट कर रहे होते हैं। एंड पे टैक्स किसके पास जाता है? एंड पे टैक्स पूल होता है फेडरेशन के पास। ठीक है। सारा जो टैक्स प्रोविंसेस भी इकट्ठे करते हैं, फेडरल भी इकट्ठे करता है, डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट एजेंसी से, वो फेडरेशन के पास चले जाता है। फिर फेडरेशन जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोविंसेस में। ठीक है। तो प्रोविंसेस में पहले डिफरेंट उसमें फॉर्म में डिबेट होता था। अब एनएफसी पे मेरी दोबारा हमारे एक पूरी इसके ऊपर प्रेजेंटेशन है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। उसके अंदर पूरी हिस्ट्री गिवन है कि 6th एनएफसी में क्या था, 5th में क्या था, 4th में क्या था। तो एक दफा आप उसमें काइंडली गो थ्रू कर लीजिएगा कि अगर एनएफसी का कोई क्वेश्चन आ जाता है एनएफसी अवार्ड का, तो आप उसमें इजीली उसको डिस्कस कर सकेंगे। ठीक है। वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर नए की मैंने तो काइंडली आप में से कोई मुझे रिमाइंड करवा दे, उसमें इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे एनएफसी। तो एनएफसी का शेयरिंग फॉर्मूला उसमें चेंज किया गया और साइज ऑफ पाई इसके अंदर बढ़ा दिया गया 7th एनएफसी अवार्ड में। यानी 7th एनएफसी में अगर आप इससे पहले वाला एनएफसी देखें ना, 3rd एनएफसी, 4th एनएफसी, तो उसमें 80% डिस्ट्रीब्यूट होता था प्रोविंसेस को और 20% जाता था फेडरेशन के बाद।
और इसमें इसमें कितना परसेंट शेयर है जी? इसमें जो 7th एनएफसी अवार्ड है उसमें शेयर है सेंटर का आपका है 50 पहले 53 था, 53% था इससे पहले 18th अमेंडमेंट से पहले, 7th एनएफसी अवार्ड से पहले, और आफ्टर कितना रह गया? उसको रह गया 42.5%। और इसमें प्रोविंसेस का शेयर कितना चले जाता है? प्रोविंसेस का शेयर चला जाता है इसमें 46.5%। और आफ्टर जब हमने इसको किया तो उनका शेयर हमने बढ़ा दिया और उसका शेयर ये आ जाता है। ओके हो गया? तो ये उनका शेयर की बात की गई, मतलब के प्रोविंसेस की और फेडरेशन की। अब इससे पहले ये 7th एनएफसी वोट था। अब क्वेश्चन आता है कि 18th अमेंडमेंट ने क्या किया? एनएफसी वोट तो पहले आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। 3A क्या था ऐसा? अब 3A ने कहा कि भाई आपने क्या करना है, आप अपनी मर्जी से एनएफसी अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने प्रोविंसेस को 57.5 दे दिया है और उनकी अमाउंट फिक्स कर दी है, so you cannot decrease this amount further. You cannot in the next NFC award, you cannot say कि 57.5 था, चलें आप ऐसा करें, आप 57 रख लें इस दफा, हम 43 रख लेते हैं, या आप 20 रख लें, हम 80 रख लेते हैं। तो ये जो सिस्टम था जिससे फेडरेशन ट्वीक कर सकती थी इकोनॉमिक रिसोर्सेज, उसको खत्म कर दिया गया। अब फेडरेशन बाउंड है कि उसने इतना या इससे ज्यादा देना है हर एनएफसी अवार्ड में, इससे कम नहीं दिए जा सकते। और इसमें क्या रखा गया कि आप इसमें अगर ये रीड करेंगे आर्टिकल 163A की जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से, उसमें ये कहा गया कि भाई हर प्रोविंसेस का शेयर पिछले वाले से ज्यादा होगा मॉनिटरी टर्म में, उससे कम नहीं हो सकता। तो दो कंडीशंस लग गई, एक तो ये ओवरऑल शेयर नहीं कम हो सकता और प्रोविंसेस का भी शेयर कम नहीं हो सकता। ठीक हो गया? तो अब इसके अंदर चैलेंजेस भी आएंगे, और जितनी एनएफसी की आपकी डिबेट होती है ना 18th अमेंडमेंट की, वो किस बेस पे होती है? वो सिर्फ एनएफसी बेस पे, इस क्राइटेरिया पे होती है। प्रोविंस कहता है ओहो हम मारे गए, लुटे गए, हमारे पास पैसे नहीं है, खत्म हो गए। और प्रोविंसेस कहते हैं भाई कैसे, आपके पास ऊपर से आपने पैसे तो नहीं लिए है ना, ये तो हम पैसे आपको जनरेट करके दे रहे हैं और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। हम आपके साथ फेडरेशन, हमने एक समझौता किया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप हमारे मलकियत में नहीं है। ठीक है? तो मतलब ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये सिचुएशन हुई है। अब इस पे आपका फेडरेशन भी सही जगह, काफी जगह सही है, कहता है ठीक है आपने नहीं करना तो आप अपनी जो मिलिट्री, अगर हमने आपकी डिफेंस करनी है ओवरऑल, तो उसके अंदर थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर लो। अगर आपने उस पे भी नहीं करना तो भाई हमने जो डेट लिए हुए हैं, लोन लिए हुए हैं, उसकी रीपेमेंट में हमारी हेल्प कर दें, अगर उसमें थोड़ा शेयरिंग कर दें, वो भी नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि फेडरेशन के पास उसका पूल बहुत कम रह जाता है। आपको पता है कि हमने इकोनॉमी में भी डिस्कस किया था कि आपका जो बजट है वो ऑलरेडी आप जो है वो फिस्कल डेफिसिट में जा रहे हैं, और प्रोविंसेस का शेयर आपने लाजमी देना है। तो जो फिर पूल रह जाता है फेडरेशन का, एक कट लग गया आपका डिफेंस में चला गया। ठीक हो गया? यानी ये जो 42.5 था, ये एक कट लग गया डिफेंस में चला गया, दूसरा कट लगा और उसमें डेट रीपेमेंट हो गई। ठीक हो गया? अब ये जो है ये बचता है, जिसमें फिर आपका जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको भी रन करना है आपने, पॉवर्टी को भी एलिवेट करना है, एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है, हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है, डिजास्टर्स को भी मैनेज करना है। तो सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है, जो कि हम मैनेज, जो कि फेडरेशन से मैनेज नहीं होता। और फिर वो जिसमें फिर आपको पता है कि जिस प्रोविंस में सेम गवर्नमेंट हो, जो फेडरेशन हो, तो उसे मिन्नतें तल्ले करती है, चलो आप इस दफा इतने बजट छोड़ दो, वो हमें आ जाएगा तो हम फिस्कल डेफिसिट को किस दफा मैनेज कर लेंगे, आईएमएफ से हमें लोन मिल जाएगा। तो ये सारा कुछ चलता रहता है। तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम फेडरेशन या कॉन्स्टिट्यूशन के सेंस में देखें तो 7th एनएफसी से या एनएफसी अवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? अब फिर इसमें आपको पता है कि एनएफसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला क्या है, कि पॉवर्टी इसमें 10.3% है, पॉपुलेशन 82% है, रेवेन्यू कलेक्शन सिर्फ 5% है, और इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी 2.7। इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी बलोचिस्तान की वजह से ऐड की गई कि ऐसी जगह जहां पे पॉपुलेशन बहुत स्कार्स है तो उसको भी ऐड किया गया ताकि वहां पे पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए। यानी इंसेंटिवाइज किया गया बलोचिस्तान को कि आप अगर उस पॉपुलेशन को, डेंसिटी को बढ़ाएंगे जहां पे कम थी, तो आपको ये फॉर्मूला लगा के आपको नेक्स्ट टाइम ज्यादा हम टैक्स देंगे। तो ये सारा सिस्टम किया गया आपका एनएफसी अवार्ड के अंदर, ये पूरा डाटा ऊपर मेंशन किया गया है। इसके अलावा भी तो ये इकोनॉमी में एक इम्पैक्ट आया 18th अमेंडमेंट का एनएफसी अवार्ड की फॉर्म में। ठीक हो गया? फिर उसके बाद क्या किया गया? यही मेन इश्यू था जो एनएफसी अवार्ड आया ना एक्सक्यूज मी इकोनॉमी सर, की फॉर्म में। जी सर एक क्वेश्चन कर लो। जी कर लें, अगर टेम्पो ब्रेक नहीं होता तो।
जी सर, बस ये पूछना था कि फेडरल के सब्जेक्ट्स और प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स इसके बाद इंक्रीज हुए हैं किसके बाद? 18th अमेंडमेंट के बाद, की जो चीज़ें फेडरल नहीं में थी। नहीं, अब इसमें जो 18th अमेंडमेंट में आप देखें, इसमें फेडरल लिस्ट कौन सी है, आप एनेक्सर खोलें 18th अमेंडमेंट, आप सारों के साथ ना, आप सारे राज्य में उसको देखिएगा, ये जो एनेक्सर है ना उसमें जो 18th अमेंडमेंट ने जिसको चेंज किया, तो उसमें देखिएगा आपको सारा कुछ मिल जाएगा कि उसने क्या किया जिसमें चेंजिंग किया है। इसके अलावा एक प्रेजेंटेशन होगी मेरे पास 18th अमेंडमेंट वाली, इसके अलावा सेपरेट, जिसमें ये चीज़ें मेंशन है, तो मैं डाटा आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। चीज इम्पोर्टेंट ये है कि आपने समझना है कि 18th अमेंडमेंट में क्या हुआ है। हमने दो एस्पेक्ट्स देख लिए, एक हमने देख लिया कि पॉलिटिकल क्या हुआ, एक हमने देख लिया कि इकोनॉमी में क्या हुआ। अब सोशल एस्पेक्ट्स में भी कुछ चेंजिंग आई है, ठीक है, यानी आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इकोनॉमी से लिंक कर रही होती हैं, कुछ पॉलिटी से लिंक कर रही होती हैं, कुछ सोशल स्फेयर से, सोशल एस्पेक्ट से लिंक कर रही होती हैं। तो अगर हम सोशल स्फेयर में देखें तो सोशल स्फेयर में आपके पास क्या क्या चीजें हैं, आपके पास चीजें हैं जी। एक तो आपने क्या किया, आर्टिकल 19A राइट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया बिल्कुल, गया। यस यस, क्या नाम है राइट जी ऑफ आपका? मैमुना, आप पार्टिसिपेट करिए जी, बताइए। एक 19 सर ये आ गया, ठीक है। एक आपके पास फ्री जो एजुकेशन आ गया, 25A फेयर ट्रायल आ गया, 10A, ठीक है, और डेवोल्यूशन ऑफ हेल्थ जो हमने डेवोल कर दी वो आ गया, ठीक है। इसके अलावा आपने जो CCI बना ली, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, फिर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ये सारा कुछ बना लिया। तो ये सारा आपका किस में आ जाता है, आपका सोशल जो है उसका इम्पैक्ट आ जाता है स्फेयर पे, उसमें ये चेंजिंग आई। ओके हो गया। इसमें फिर आप बाकी चीजें देख सकते हैं कि क्या क्या हुए। तो ये थी आपकी भाई 18th अमेंडमेंट, ठीक है। अब 18th अमेंडमेंट में चैलेंजेस कौन से थे? आप कोई मोटे मोटे चैलेंजेस बता सकता है ओवरऑल के क्या चैलेंजेस हैं? क्योंकि हर चीज तो परफेक्ट नहीं होती ना, चैलेंजेस होते हैं। तो इसमें कौन कौन से चैलेंजेस थे? सर एक तो एक था आपके रिडक्शन। फाइनेंशियल इश्यूज हैं, एक तो मेन आपका आपने देखा फाइनेंशियल इश्यूज है। आपके फाइनेंशियल इश्यूज किस वजह से आ रहे होते हैं? आपके NFC से आ रहे हैं, ठीक है, NFC अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी हम इसके सोल्यूशन में भी जाएंगे। दूसरा आपका है इनकैपेसिटी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, वो क्या कहते हैं कि वो उनको इनकैपेसिटी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये क्या कहती है, ये आपकी फेडरेशन कहती है कि जी देखें आपका अपना एजुकेशन जो है बेहतर नहीं कर सके, आपके जो है वो टैक्स अपना कलेक्ट नहीं कर सके। टैक्स कलेक्शन इसमें मेन आ जाती है कि हमने आपको पावर दे दिया, क्या कर रहे हैं, तो इसका आंसर भी हम आपको बताएंगे अभी। इसके बाद थर्ड इशू आ जाता है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंडर्ड्स। कौन से आ जाते हैं जी? नॉन रेशनलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज, ठीक है। अब एक जगह हेल्थ के स्टैंडर्ड और हैं, एक दफ़ा एक जगह एजुकेशन के स्टैंडर्ड और हैं और एक दफ़ा जो है वो एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल और हैं, ठीक है। एक दफ़ा लेबर लॉज उनके कोई और हैं और बाकियों के कोई और हैं। इसी तरह बाकी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जो उनके स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है इश्यूज ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ये तो ओवरऑल इशू है कि इशू ऑफ लोकल गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया कि इसमें इंश्योर नहीं किया गया कि लोकल गवर्नमेंट को हमने करना है एम्पावर। ठीक है, अब ये हमने इश्यूज बता दिए। अब जैसे आपको पता है कि इशू बताते हैं तो उसका सोल्यूशन भी बताना होता है। तो जब हम इसका सोल्यूशन की बात करेंगे तो सोल्यूशन में आ जाएगा आपके पास, पहले बताएंगे कि भाई देखिए आपने जब NFC की बात करते हैं तो आपका अगेन हम फेडरेशन में बात कर लें तो ये फेडरेशन है, ये कोई यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो यू कैन नॉट से कि आप हमारी हेल्प करें। इसका सोल्यूशन यही है, इंक्रीज इन टैक्स नेट किया जाए, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन कैसे आएगा? वो जो टैक्सेशन वाली हमने प्रेजेंटेशन की थी, टैक्सेशन इश्यूज, वो आपने इसमें सोल्यूशन में इसमें डाल देने हैं। ठीक हो गया, वो सारा आपके साथ शेयर है, डन। तो ये सोल्यूशन आ गया इसका। इनकैपेसिटी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसका सोल्यूशन ये है कि गिव मोर टाइम टू प्रोविंसेस। अब आपने 1973 से अब तक 2010 तक सारा एंजॉय किया, आपसे इतने सालों में कुछ इम्प्रूव नहीं हो सका। सो आप प्रोविंसी से 12 साल में किस तरह इम्प्रूव एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इम्प्रूव कर दें? अभी आप देखें कि अभी उनके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होना शुरू हो गए हैं।
So give more time to provinces and help them to build capacity. Okay, help them to build capacity. उसका कैसे हो सकता है कि आपके जो ट्रेंड ऑफिसर्स हैं पीएस के, आप उनको लगाएं इन पोस्टों पे, और वो आपके डिपार्टमेंट्स को, जो आपके लोकल प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के जो आपके ऑफिसर्स हैं, उनको ट्रेन किया जाए। ठीक है। अब प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंडर्ड्स, अब इसमें आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, स्टैटिक नहीं होता, रिजिड नहीं होता, डायनामिक होता है, कि इसमें डिस्कशन की जाए। ठीक है। तो इन एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो अमेंडमेंट्स लाई जाएं, और जो स्टैंडर्ड्स हैं, यूनिफॉर्मिटी है, एक जो जिस तरह आपका एसएनसी जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इन कंसल्टेशन, क्योंकि उनके पंजाब में उनकी गवर्नमेंट थी, केपी में उनकी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने इधर इन्फोर्स कर लिया। लेकिन ओवरऑल एजुकेशन मिनिस्टर के पास पावर नहीं है कि वो इस तरह डिसीजन दे सके, इन्फोर्स कर सके सब पे। तो क्या करेंगे कि एक कंसोलिडेटरी जो है मैकेनिज्म किया जाए, कि जो एजुकेशन के पॉलिसीज हैं, जो बाकी चीजें हैं, जिस तरह सिलेबस डिजाइनिंग है या प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज हैं, वो एक मैकेनिज्म हो। अब उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है वो सेपरेट हो जाए। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें फर्दर अमेंडमेंट की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है इसमें कोऑर्डिनेटिव मैकेनिज्म की। अब इश्यूज ऑफ लोकल गवर्नमेंट, अब इसमें हम 2001 लोकल गवर्नमेंट की एग्जांपल ले लेंगे कि जिस तरह उसको इंश्योर किया गया था, इसी तरह आर्टिकल यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये अमेंडमेंट होनी चाहिए कि वो जो आपका लोकल गवर्नमेंट है जिस तरह मर्जी का है, ये अगर होना चाहिए कि भाई 5 साल से पहले इसको एब्रोगेट किया ही नहीं जा सकता, कोई गवर्नमेंट उसको एब्रोगेट नहीं करेगी। हम क्या करते हैं, एक्ट पास करते हैं, पार्लियामेंट दोबारा एक्ट पास कर देती है तो खत्म हो जाता है। एक्ट क्या होता है, पार्लियामेंट पास करती है, जिसको सिंपल मेजोरिटी से चेंज किया जा सकता है। अमेंडमेंट अगर आपने करनी है, आपको जो है वो 2/3 मेजोरिटी एटलीस्ट उसमें लिखें कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए अगर आपने उसको चेंज करना। तो इस तरह के हम सोल्यूशन उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई आप सबको? नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, समझ आ गई है तो अच्छी बात है। तो इसमें आप सबके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आज के लिए हम ये टॉपिक करेंगे, प्रोविंशियल जो डिस्प्यूट्स हैं उसकी। मैं अभी मेरी हिम्मत खत्म हो गई है, मैं आपको इतने एंथुसियाज्म से नहीं पढ़ा सकता वो, तो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है इतनी एंथुसियाज्म से, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आप सब समझ लीजिएगा। क्वेश्चन जो होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें कोई क्वेश्चन है आपके तो पूछ लें। समझ आ गई है सबको? सर बस इसमें एक क्वेश्चन था, ये जो आपने डिफरेंसेस बताए हेल्थ एजुकेशन और स्टैंडर्ड पे, इसका सॉल्यूशन आपने क्या बताया सर, कि किस इसका तरह से? सोल्यूशन ये बताया कि यार ये देखिए ना, इसमें जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, उनका एक स्टैंडर्ड होता है ना, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स हैं जो जारी कर रहे होते हैं हर चीज़ में। इस तरह आप बाकी कंट्रीज के एग्जांपल ले लें जहाँ पे फेडरेटिंग सिस्टम इस तरह का चल रहा है, तो आपने उन पे सिंपल ये सजेशन देनी है कि इन चीज़ों को अमेंड करने की ज़रूरत है कि लोकल जो पॉलिसीज हैं, जो नेशनल लेवल की पॉलिसीज हैं, वो एक जगह बने। ठीक है, फिर उसको इन्फोर्समेंट जो है वो प्रोविंसेस को दे दी जाए। यानी उसमें अगर हमने ये बताना है कि हायर एजुकेशन है तो वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि सिंध की अलहदा हो, पंजाब की, केपी की, बलोचिस्तान की अलहदा हो, लेकिन प्राइमरी मिडिल ये उनकी अलहदा हो सकती हैं। उनमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन किए जाए सेंटर की तरफ से, उसको किस तरह अचीव करना है वो प्रोविंसेस अचीव करें। इस तरह हेल्थ के इंडिकेटर्स जो है वो मॉनिटर करे, वो डिफाइन करे सेंटर, और उसको जिस तरह अचीव करना है वो प्रोविंसेस किए जाएं। यानी इन सब्जेक्ट्स को जो हमने बगैर सोचे समझे डिवोल्व कर दी है, हेल्थ, एजुकेशन, इस तरह की चीजें, अब हम उसको टर्म्स वाइज, कंडीशंस वाइज करें कि हमने अगर हेल्थ का डिजोल्व करना है तो कौन से सेक्टर्स डिजोल्व करने हैं, और कौन से में उनको सीसीआई के अप्रूवल की लाजमी है, या वो फेडरेशन में आ जाएंगे उसमें उनकी पॉलिसी की लाजमी है। तो हम बाइफरकेट कर सकते हैं चीजें, लॉ को फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें आपके क्या करने हैं, कंसल्टेशन चाहिए, लेकिन हम सैडली नहीं करते। आप देखें हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है। प्रायोरिटी आपकी जो है वो आपको पता है कि आजकल जो चल रहा है वो हमारी प्रायोरिटी है। हमने इसके ऊपर डिबेट ही नहीं की। डिबेट जो है वो जारी शुरू होती है 18 अमेंडमेंट को रोल बैक करने की, वो सिर्फ एनएफसी अवार्ड की वजह से आ रही होती है कि फेडरेशन इज अनेबल टू इंक्रीज इट्स टैक्सेस। तो उनका यही होता है कि चलो प्रोविंसेस से ले लिए जाएं, क्योंकि प्रोविंसेस खुद तो नहीं देंगे ना। अब देखें फेडरेशन में सिर्फ PMLN की गवर्नमेंट है, इसके अलावा उसकी गवर्नमेंट कहीं भी नहीं है। अब IMF ने कहा कि जी आपके पास ये एक्स्ट्रा होने चाहिए रिजर्व्स, तो प्रोविंसेस से पहले उन्होंने डील की हुई थी कि वो प्रोविंसेस इतने ज्यादा एक्सेस में छोड़ेंगे और फेडरेशन के पास आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं हुआ क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ही नहीं है। अब उनसे आप इन्फोर्स भी नहीं कर सकते कि वो इसको छोड़ें। तो इस वजह से कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट ना होती तो हम ये कर लेते, हम वो कर लेते, तो खाम ख्याली बातें हैं। तो बजाय इसके कि 18th अमेंडमेंट को रोल बैक किया जाए, हम इसमें बाकी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं।
और सर ये ठीक जो हो गया? फेडरल आपने बताया कि फेडरल पॉलिसी मेक करे तो उसमें कोलैबोरेशन हो या सिर्फ फेडरल पॉलिसी बनाएगा? नहीं, कोलैबोरेशन से सीसीआई के फोरम को यूज किया जाए, ओके सर। मतलब सारे स्टेक होल्डर्स इंगेज हो ना उसमें। जी लाजमी तो नहीं है कि फेडरेशन खुद ही कर दे, वो तो पहले भी कर रहा था, वो गलत हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ? Sir, what is meant by inverse population density? अच्छा, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, जिस तरह आप अगर बलोचिस्तान की बात करें ना, ये बलोचिस्तान है आपके पास, ठीक है? स्क्रीन शेयर नहीं नजर आ रही, जस्ट सेकंड। अच्छा, ये आपके पास बलोचिस्तान में यहाँ पे पॉपुलेशन स्कार्स है, ठीक है? अब ये करते हैं कि पॉपुलेशन को 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतना वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक हो गया? तो अब इसमें एक फॉर्मूला है, वो कहते हैं कि अब इसकी वैल्यू को, मतलब ये ज्यादा आ रही है वैल्यू, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी ये वैल्यू कम आती जाएगी। तो कहते हैं जितनी वैल्यू कम आती जाएगी हम आपको ज्यादा से ज्यादा फंड देते जाएंगे, क्योंकि आप इस चीज को रिहेबिलिटेट कर रहे हो। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि भाई आपने कंपेयर करना है कि किस तरह दो जो है वो जगह जो आपकी गैर आबाद है उसको किस तरह आप आबाद कर सकते हैं, ये चीज है इसकी। All right, sir. Thank you. अच्छा जी, एक मिनट वेट करें ज़रा, इसमें देख लूं कि आपको कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मैं समझाने वाली हो जो रह गई हो। इसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें भी आ सकती हैं, लेकिन वो जो है ना वो करवाने का फ़ायदा नहीं है आप सबको। हमें चीज़ें यही मोटी मोटी याद करनी है जो हम कर लेंगे। इसमें फिर हम फर्दर थीसिस भी हैं, उसमें आर्टिकल्स भी हैं, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। लिमिटेड जितना चाहिए वो काफ़ी है हमारे लिए। सर अब ये टॉपिक काफी पुराना भी हो गया, तो इसमें किस डायमेंशन से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये यार डायमेंशन अभी सारे बड़ा पूछा जा सकता है, आपका पाकिस्तान अफेयर में आ सकता है, सेंट्रल प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स में आ सकता है, इसके अलावा आपका जो एनएफसी अवार्ड है उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप अगर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करें ना, तो वो आप लास्ट टाइम पाकिस्तान अफेयर को देखें तो उसने अनकन्वेंशनल क्वेश्चन कर दिए हैं। तो एनएफसी का अगर उसने कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे? मतलब ये लाजमी तो नहीं है ना कि हम टॉपिक ही ना करें। तो ये टॉपिक हमने पाकिस्तान अफेयर के उसमें किया है, पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कम है ये। तो ओके इजी सर। टॉपिक था, इस वजह से मैंने इनको जो हमने कोर्स में ऐड किया हुआ है। तो हाइब्रिड सा कोर्स है, कुछ पाकिस्तान अफेयर है, कुछ करंट अफेयर है। सर फर्दर रीडिंग मटेरियल देंगे आप इस टॉपिक पे? मैं आपको रीडिंग मटेरियल दे रहा हूँ। सर फेडरल और स्टेट पावर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि क्या होती है स्टेट पावर। क्या? सर फेडरल और स्टेट पावर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि स्टेट पावर किस चीज की बात कर रहे हैं। स्टेट पावर की बात होती है जो आपकी प्रोविंसेस की पावर है, ठीक है? और फेडरल की पावर होती है जो फेडरेशन की पावर है, जो सेंटर की पावर है। अगर ठीक है सर, हम समझ बात, आ गई है। ठीक हो गया? अच्छा, इतनी जल्दी समझ आ गई है? सर मैं एक्चुअली तो कंफ्यूज थी ना कि स्टेट पावर किसकी बात कर रहे हो, आपने प्रोविंशियल बोला ना, तो मुझे क्लियर हो गया। ओके, चलो मैं आपको एक पीपीटी शेयर करता हूँ, उससे ना आपकी एनएफसी की और कुछ चीज़ें जो मतलब काफ़ी डाटा उसमें मिल जाएगा आपको, तो वो आप लोगों ने जो है वो कर लेना, उसमें से चीज़ें निकाल लीजिएगा। उसके अंदर हमने फर्दर रीडिंग रिकमेंडेशन भी दी हुई है। उसमें कंपैरिजन है इंडिया के साथ, ठीक है? थोड़ा सा तो आप एक वैसे आप ये कीजिएगा, सजेशन है, रिकमेंडेशन है कि इंडिया का एनएफसी अवार्ड आपने देखना है। इंडिया का एनएफसी अवार्ड कैसा है, ठीक है? एनएफसी अवार्ड ऑफ इंडिया, और उसके बाद पाकिस्तान का कंपैरिजन आपने उसमें करना है। तो ये जब आप करेंगे तो काफ़ी आपके मसाइल जो हैं वो सॉल्यूशंस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो ये स्लाइड मैं आपको दे देता हूँ एक और। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स हैं, डिबेट ऑफ न्यू प्रोविंसेस, वो पिछले साल तो बड़ी एक्टिव थी, अब दोबारा इलेक्शन ईयर आने लगा है तो वो भी दोबारा एक्टिव हो जाएगी। तो जब इलेक्शन ईयर आता है तो एक्टिव हो जाती है, तो उसको हम कर लेंगे। उसके लिए भी मैं आपको रीडिंग और वो अपना लेक्चर सेंड कर दूंगा, आप सब ने वो देखना है, फिर उसमें से मैं असाइनमेंट दूंगा। सो वी हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वीक। एक 18th अमेंडमेंट आपकी हो गई है, एक आपका एनएफसी अवार्ड हो गया है, ठीक है? इसके अलावा आपका सेंट्रल प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स हो जाएगा, और फिर आपका जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है
ये हो जाएंगे। तो 4 टॉपिक हमारे जो हैं वो कवर होंगे। मैं बाकी 2 टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग आप सबके साथ शेयर कर दूंगा और असाइनमेंट भी शेयर कर दूंगा। सो इसकी डेडलाइन है नेक्स्ट थर्सडे तक। सर एक छोटा सा सवाल है जी सर, इस 18th अमेंडमेंट के हिसाब से आप नेशनल इंटीग्रेशन को कैसे देखते हैं? क्योंकि ये जो है डिवाइड्स पैदा कर रही है, हर कोई प्रोविंसेस जो है वो अलग अलग अपने काम कर रहे हैं, तो पूरा एक मतलब सिस्टम डिवाइड हुआ हुआ है। यार, नेशनल इंटीग्रेशन को आपने ना खाली 18th अमेंडमेंट के परव्यू में नहीं देखना। 18th अमेंडमेंट तो आपको एम्पावर कर रही है नेशनल इंटीग्रेट करने के लिए। अब एक नेशन, हमारी नेशंस हैं, एक नेशन नहीं है यहाँ पे। अब हमने इनको इंटीग्रेट करना है। अब इनको इंटीग्रेट कब करेंगे? फॉर एग्जांपल, आपकी एक एग्जांपल ले लें फैमिलीज की। 4 फैमिलीज हैं, चारों को कहूंगा एक घर आके एक घर में रहें, तो वहां पे तो उनके झगड़े शुरू हो जाएंगे। अब 4 अगर एक कम्युनिटी के अंदर रहेंगे, एक उनका सेपरेट सेपरेट घर होगा, अपने मसले खुद ही सोल्व करेंगे और कम्युनिटी के मसले सोल्व करने के लिए आपस में डिस्कस करेंगे, तो इंटीग्रेट होंगे। तो इसी तरह आपने पाकिस्तान की एग्जांपल लेनी है कि मसाइल हर प्रोविंसेस के अलग हैं। अब वो उनकी इंटीग्रेशन कब होगी कि अपने प्रोविंस खुद ही अपने मसाइल सोल्व करें और नेशनल मसलों को सोल्व करने के लिए आपस में वो मिलजुल के फैसले करें। जिस तरह डैम्स है नेशनल मसला है, ठीक है, आप फ्लड देख रहे हैं सिचुएशन, क्लाइमेट चेंज नेशनल मसला है, लेकिन अब ये नेशनल मसला तो नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल हेल्थ का एक डिजीज आ गई है और वही डिजीज जो है वो केपीके में होगी, या केपीके के अंदर जो है वो गंदम महंगी हो गई है तो पंजाब के अंदर भी जो है वो महंगी हो जाएगी। मतलब ये लोकल उनके इश्यूज है ना, लोकल लेवल पे इश्यूज हैं, फिर नेशनल लेवल, प्रोविंशियल लेवल पे इश्यूज हैं। तो लेट देम डिसाइड देयर ओन इश्यूज और फिर नेशनल लेवल के इश्यूज पे हम जो है वो उनसे डिस्कशन करें। और उसमें फिर फेडरेशन, जो आप फेडरेटिंग उसमें सब्जेक्ट्स देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसको रीड करें, उसमें आपको पता लगेगा कि किस पे सब डिस्कशन हो सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? सर आप क्या ओपिनियन देंगे क्रिटिकल एनालिसिस के लिए कि क्या लेना चाहिए कि 18th अमेंडमेंट के फेवर में? डेफिनेटली आपकी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट इट। आपने जो मैंने आपको इश्यूज बताए हैं ना, 4 मोटे मोटे इश्यूज हैं। हाँ, आपने बताना है कि भाई ये मसाइल सोल्व करो। 18th अमेंडमेंट का रोल बैक करना आंसर नहीं है। आप 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करोगे, आपका बांग्लादेश दबेकल जैसा एक और इंसिडेंट हो जाएगा। आप बर्दाश्त कर सकते हैं? ओके सर। तो ये हमने मेंशन करना, उनको बताना है। बी बोल्ड, इसमें मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ ना, हमने तो सीधी सीधी बात की है, फैक्ट से बात की है, एनालिसिस से, पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज भी यूज कर सकते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को यूज कर सकते हैं, तो ये सारा कुछ आ जाएगा। और सर जो ये सब्जेक्ट ट्रांसफर किए थे फेडरल से प्रोविंस, कैन नॉट हियर यू, वी कैन नॉट हियर यू, क्या कह रहे हैं आप? यस सर, जो ये सब्जेक्ट ट्रांसफर हुए थे फेडरल टू प्रोविंस, तो ये किन बेसिस पे हुए थे? किन बेसिस पे हुए थे? यस सर। यार ये जो बस उसको लिस्ट पे देख लो कौन से रह गए हैं, वो फिर रह गए हैं, जो हो गए हैं वो हो गए हैं। बेसिस तो वही है ना, प्रायोरिटी, मतलब जिस तरह लेजिस्लेटर्स ने जो सूटेबल उनको समझा, जो उनकी अक्ल में आया, उन्होंने कर दिए। सर इसमें एक ये आर्गुमेंट डेवलप नहीं हो सकता जो आपने कहा कि 1973 से 2010 जो है वो फेडरल ने कुछ इम्प्रूव नहीं किया, तो सर जिन वो सारा पार्टीज कुछ आ सकता है ना, वही ना, वो मैं फिर उसमें डिस्कशन नहीं कर रहा। सारा कुछ उसमें हिस्ट्री को अगर आप छानने हैं ना, तो आपको सारे आर्गुमेंट्स मिल जाएंगे कि भाई क्यों इन्होंने इतने जो है वो ट्रांसफर कर दिए चीजें। सर प्रोविंसेस में भी तो उन्हीं की गवर्नमेंट थी जिनकी फेडरल में रही थी इस टाइम के दौरान ज्यादातर। रही तो थी, लेकिन क्या आप देखते हैं कि अगर पीटीआई का केपीके में भी है, पीटीआई का पंजाब में भी है, तो क्या पीटीआई अपने केपीके वाले जो उनकी पार्टी है, वो उनके इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करते हैं? उनके लोकल एमएनएस एमपीएस क्या वो कहेंगे कि डैम बना लो जाके, कालाबाग डैम? गवर्नमेंट तो सारों की सेम है, तो इसमें क्या आपका क्या आंसर होगा? या वो कहेंगे केपी के एग्री या पंजाब एग्री हो जाएगा, ठीक है, मैं आपका मर्ज डिस्ट्रिक्ट हो या तो मैं अपनी जो है वो शेयर काम कर देता हूँ, आप ज्यादा ले लो। तो इंटरेस्ट है भाई प्रोविंसेस के, वो एक एंटिटी है, यू कैन नॉट इग्नोर देम, दे हैव हिस्ट्री। ओके सर। तो इसको पॉलिटिकल साइंस की फॉर्म में देखें ना, पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिकल साइंस की फॉर्म में, तो आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको चीजें सेंड कर दूंगा, आज कर दूंगा रात तक, रिकॉर्डिंग कल सुबह तक कर दूंगा, टाइम अपलोड होगी फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो ये आपने जो है इनके क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा। पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर में
करंट अफेयर के लिए ऐसे कम है, पाकिस्तान अफेयर और आपके ऐसे के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। करंट अफेयर में भी हम टॉपिक्स हमने 2-3 किए हैं। एक हमने इकोनॉमी वाला किया है, दूसरा हमने ये पाक यूएस किया है, फिर पाक अफगान करेंगे, फिर उसमें नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी करेंगे, रशिया वाले फिर करेंगे, फिर आईआर में मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स में चले जाएंगे। तो फिर आपको ज़्यादा उसमें मज़ा आएगा, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो अभी ट्रैवलिंग वगैरह की वजह से इतना टाइम अवेलेबल नहीं हो रहा, तो इस वजह से थोड़े से ये हमने अनकन्वेंशनल टॉपिक्स कर रहे हैं। सर ग्लोबल मतलब इजी वाले एस्टिमेटेड कब तक स्टार्ट कर देंगे ग्लोबल टॉपिक्स? ग्लोबल शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट वीकेंड से। ओके, और एक तो सर हमने कल कर लिया क्लास ना, पाक लेंगे यूएस आप? कर लिया, इसी तरह छोटे छोटे आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे। ओके सर। So that's it for today then. If you have no query, then let's call it a day. I think there is no query. Okay, so that's it for today. Hafiz. हाँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको सेंड कर देता हूँ. Yes, right.